माई सुपर कल्टिवेशन सिस्टम 841 से 860। तुम काफ़ी मजबूत हो, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं। तुम्हें अपने निर्माता से मिलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज ने उदास भाव से कहा। इस क्षण उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई और वह एक धूमकेतु की तरह ये चेन की ओर बढ़ा। राहुल उसे शांति से आते हुए देख रहा था। वह समझ गया कि सुनहरे बालों वाले ग्रोलर के पूर्वज की जन्मजात दिव्य शक्ति उस छोटे सुनहरे बालों वाले ग्रोलर की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मरना। एक ठंडी खर्राट के साथ राहुल ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही उसने लाल तलवार की किरण उस पर छोड़ दी। धमाका। दुनिया हिंसक रूप से हिल गई क्योंकि प्रभाव से उत्पन्न विनाशकारी तरंगें आसपास के क्षेत्र में फैल गईं, जिनमें शामिल हैं। अरे नहीं, जल्दी से भागो! लोग तुरंत जोर से चिल्ला उठे। जब इस स्तर के दो विशेषज्ञ लड़ रहे हों तो उनके आसपास की हर चीज नष्ट हो जाएगी। वे इतने करीब थे कि सहजता से रहना मुश्किल था। महाद्वीपों की सीमा पर मौजूद कई जीव शक्तिशाली प्रघात तरंगों से तुरंत नष्ट हो गए। उन्हें चीखने तक का समय नहीं मिला। सौभाग्य से युद्ध से पहले राहुल जानबूझकर या अनजाने में जुवान महाद्वीप के क्षेत्र में पहुंच गया था, जिससे उस क्षेत्र में अधिकांश क्षति सीमित हो गई। ये लड़ाई बहुत भयानक है। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के प्रमुख और सदस्य दोनों ही विस्मय में थे। उनका तलवारबाज एक सच्चे अमर के साथ टक्कर ले रहा था। हा, स्वॉर्ड इमोर्टल ये वाकई अपने नाम के लायक है। उसकी ताकत बेजोड़ है। एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर सभी ने एक बार फिर युद्ध देखने की ठानी। आखिर इस स्तर के विशेषज्ञों के बीच युद्ध देखने का मौका उन्हें कब मिलेगा? ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। पहली झड़प का परिणाम शीघ्र ही स्पष्ट हो गया, क्योंकि सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज पीछे की ओर लड़खड़ा गया और मुंह में खून थूक दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों हार गया? इस समय उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में इस बच्चे के सामने नुकसान में है। कितना अपमानजनक! शॉकवेव्स के शांत होने के बाद राहुल ने गॉडस्वॉर्ड को ऊपर उठाया और सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज के पास गया, जो उन्माद में चिल्ला रहा था, तुम कमीने! मुझे अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसके दिल का गुस्सा अब और नहीं बुझ पा रहा था। जिंदगी में उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा था, और एक नीची दुनिया में ऐसा होते देखना उसके लिए असहनीय था। अगर यह बात ऊपर के लोगों को पता चल गई तो वह फिर कभी गर्व से सिर नहीं उठा सकेगा। ये सोचकर उसने एक बार फिर अपने पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर लिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर दिव्य शक्तियां उभर आईं। इससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये सुनकर राहुल की भौहें तन गईं। उसने अभी जो तलवार का इस्तेमाल किया था वह बहुत शक्तिशाली था और उसने सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज को आसानी से दबा दिया। हालांकि इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार उसके शरीर में अद्भुत रक्षात्मक क्षमताएं थीं। सुनहरे फर की यह मोटी परत मूलतः अभेद्य थी, और अगर कई और विशेषज्ञ भी उस पर हमला कर दें तो भी वह अपनी रक्षा कर सकता था। अपनी अल्प शक्ति से मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। तुम मेरे फर को भी नहीं भेद पाओगे। दिव्य रूनों द्वारा उसकी शक्ति बढ़ाए जाने के बाद सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज का आत्मविश्वास और अधिक मजबूत हो गया। वह बेकाबू होकर हंसा, यह मानते हुए कि चाहे राहुल कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, वह उससे आसानी से निपट सकता है। उसके शाश्वत लोक शरीर ने उसे असीम आत्मविश्वास दिया। हालांकि राहुल ने उसे दबाने के लिए ईश्वरीय तलवार और अपनी रहस्यमयी दिव्य शक्तियों पर भरोसा किया, लेकिन इससे अंतिम परिणाम नहीं बदला। एक बार जब राहुल की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई तो जीत उसकी होगी। एक अमर को मारना कोई आसान काम नहीं था। ओह, क्या सचमुच ऐसा है? उन अहंकारी शब्दों को सुनकर राहुल के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए और वह मुस्कुराया। सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज ये सुनकर उलझन में पड़ गया। वह समझ गया कि राहुल उसका मजाक उड़ा रहा है, और यह ऐसी बात थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था और न ही कभी बर्दाश्त करेगा। साले, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे संप्रदाय को मेरे वंशज की हत्या के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। भयंकर गर्जना के बाद उसने अपना मुंह पूरा खोला और वह भयानक भक्षण करने वाली शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई। छोटे सुनहरे रोए वाले ग्रोलर और सुनहरे रोए वाले ग्रोलर के पूर्वज की भक्षण शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती थी। सबसे सटीक वर्णन तो यही होगा कि वे जमीन आसमान के अंतर जैसे थे। रुको, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज इतना पागल हो जाएगा। गुस्से में वह अपने वंशज के साथ मौजूद सभी लोगों को दफना देना चाहता था। भयानक भक्षक शक्ति अनगिनत अनिच्छुक लोगों और जीवों को अपने मुंह की ओर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इस युद्ध में आखिरकार एक निर्णायक बिंदु मिल गया है। जहां तक राहुल की बात है, जब उसने दूसरे पक्ष का मुंह खुला देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। राहुल के हाथ में कुछ सुइयां दिखाई दीं। ये वास्तव में 7 टर्मिनल सुइयां हैं। दूर से ऐश्वर्या ने आश्चर्य से कहा। ये वही सुइयां थीं जो राहुल ने ऐश्वर्या को मूसलाधार नाशपाती के फूल की सुइयां देकर प्राप्त की थीं। चूंकि मूसलाधार नाशपाती फूल की सुइयां राहुल द्वारा उसे दिया गया पहला उपहार था, इसलिए उसने उन्हें संजोकर रखा और युद्ध में उनका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि वह उन्हें तोड़ देगी। इस बार राहुल क्या करना चाहता था? कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने असीम हथेली तकनीक का उपयोग किया और 7 अंतिम सुइयों को एक साथ जोड़ दिया।
भाड़ में जाओ। एक गर्जना के साथ 7 टर्मिनल सुइयों का मजबूत संस्करण बाहर फेंका गया, जिसका लक्ष्य सीधे सुनहरे फर वाले ग्रोलर पूर्वज के मुंह पर था। राहुल की हरकतें देखकर सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज हक्का बक्का रह गया। यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसने सचमुच सोचा था कि वे छोटी सुइयां उसे चोट पहुंचाएंगी? उफ़, क्या मजाक है। फिर जब सुइयां उसके मुंह में गईं तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? कुछ पार्टी ट्रिक्स। यहाँ तक कि राहुल की गॉडस्वॉर्ड भी उसे केवल कुछ सती चोटें ही पहुंचा पाई थी, इन छोटी सुइयों से तो और भी ज्यादा। उसके हंसते ही सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज फिर चिल्लाया, आज तुम सब मर जाओगे। मैं सबको अपने पेट में चूस लूंगा। उसके क्रोध से पूरी दुनिया कांप उठी और अधिकाधिक लोग उसके मुंह में खींचते चले गए। धिक्कार है। संरचना तैयार करो। दारा सिंह दहाड़ा। ऐसे भयानक शत्रु का सामना करते हुए केवल एकजुट होकर ही वे इस हमले का विरोध कर सकते थे। इस समय सभी लोग चिंता से जल रहे थे। सबने राहुल की तरफ देखा। वही अकेला था जो इस स्थिति में कुछ कर सकता था। ये सुनहरी बालों वाले ग्रोलर पूर्वज की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि राहुल इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहा है। कुछ समझ न आने पर उसने पूछा, क्या मजाक है? क्या मौत की आशंका से तुम पागल हो गए हो? जैसे ही उसने ये कहा, उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। राहुल के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने कहा, विस्फोट। एक क्षण में सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज के शरीर के भीतर ऊर्जा की एक भयानक मात्रा फूट पड़ी, जिससे उसका शरीर विकृत और विस्तारित हो गया। उसी समय जो पक्षी सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज के मुंह की ओर खींचे जा रहे थे, उनमें से कई पक्षी विपरीत दिशा में वापस उड़ गए। क्या हुआ? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज का पेट फट गया था और उसके अंदरूनी अंग जमीन पर बिखर गए थे। ये दृश्य बहुत ही भयावह और डरावना था। नहीं, मैं नहीं मर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पेट की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। खैर, वह तो स्वर्गीय दाव लोक से आया एक अमर प्राणी था। हे, क्या आप हैरान हैं? राहुल खिलखिलाकर हंसा। हाथ हिलाकर उसने अपनी सुइयां निकाली और कुछ देर तक उनसे खेलता रहा। हर चीज में कमजोरी होती है। आपका फर मजबूत हो सकता है, लेकिन आपके अंदरूनी अंग निश्चित रूप से कमजोर नहीं हैं। इसके अलावा तुम्हारी जन्मजात दिव्य शक्ति वास्तव में एक भक्षण मंत्र है। एक बार जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो ये तुम्हारी कमजोरी को मेरे सामने उजागर करने के बराबर है। ये सुनकर सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज को तुरंत ही एहसास हो गया। ये सच नहीं है। सम्माननीय प्राचीन दिव्य जानवरों के रूप में हमारी कोई कमजोरी कैसे हो सकती है? हालांकि यह मामला अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। आखिरकार उसकी जीवन शक्ति भी तेजी से कम हो रही थी। राहुल ने बिना समय गंवाए ईश्वर की तलवार खींची और उस पर टूट पड़ा। अब मुझसे इस बारे में बहस करने से क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों खत्म होने वाली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने गॉडस्वॉर्ड घुमाया और विश्व स्लैश को छोड़ दिया। धमाका। रक्तलाल तलवार की किरण ने निर्दयतापूर्वक सुनहरे फर वाले ग्रोलर पूर्वज के पेट को छेद दिया। पुची। एक क्षण में, इससे पहले कि सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। गर्जन। एक दुखद दहाड़ के साथ सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज का जीवन समाप्त हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। कहीं और एक निश्चित स्थान पर एक असामान्य रूप से विशाल क्रूर जानवर अचानक जाग उठा। उसने एक तरफ घूरकर देखा और फिर जोर से गर्जा, धिक्कार है कमीने। तूने मेरे क्लोन को मारने और मेरी खेती बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तेज गर्जना को सुनकर आसपास के जीव डर के मारे पीले पड़ गए और जल्दी से भाग गए। सुनहरे बालों वाले ग्रोलर पूर्वज की मृत्यु के साथ ही यह मामला खत्म हो गया, लेकिन राहुल ज्यादा खुश नहीं था। इसके बजाय उसने भौहें चढ़ाते हुए ऊपर आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ऊपर कहीं कोई विशाल प्राणी उसे घूर रहा है, और समझ गया कि यह तो बस शुरुआत है। इस युद्ध के बाद शायद सुनहरे बालों वाला ग्रोलर पूर्वज जल्दबाजी में हमला न करे। हालांकि वह अपने अधीनस्थों को हमला करने का आदेश दे सकता है। ये शिकायत निश्चित रूप से इतनी आसानी से हल नहीं होगी। उस स्थिति में मुझे पहले कुछ तैयारी करनी होगी। ये सोचकर राहुल ने योजना बनानी शुरू कर दी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि सभी ढीले सिरे बांध दिए जाएं ताकि कोई दुर्घटना न हो। ऐश्वर्या ने अभी अभी उसे बताया था कि उनकी दुनिया के बाहर एक और भी बड़ी दुनिया है। इसके अलावा उस जगह पर एक महान वन्य दिव्य संप्रदाय भी है। ये संप्रदाय प्राचीन काल से महान वन्य दिव्य संप्रदाय के अनगिनत अमर लोगों द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी स्थिति कम नहीं थी। हालांकि ये लोग उसकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन वह हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता था। आखिरकार किसी की ताकत उसकी अपनी होती है। जब उन्होंने देखा कि विशाल शव धीरे धीरे प्रकाश की एक किरण में बदल गया और विलीन हो गया, तो सभी लोग अंततः अपने होश में आए और महसूस किया कि राहुल विजयी हुआ है। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल सचमुच जीतेगी। उसने वास्तव में एक सच्चे अमर को हरा दिया।
राहुल की ख्याति एक बार फिर पूरे विश्व में फैल गई और उसके कारनामों की चर्चा 8 महाद्वीपों के लोगों में होने लगी। ऐश्वर्या सहित महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में अब 2 मुहरबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इससे वृद्ध गुरु सूर्य दोनों संप्रदाय शाखाओं के विलय के लिए और भी उत्सुक हो गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय तेजी से विकसित हो सकेगा और अपूर्ण साधना तकनीकों और दिव्य शक्तियों के संदर्भ में अपनी कमजोरियों को भी सुधार सकेगा। वह ये नहीं जानता था कि दारा सिंह भी यही सोच रहा था। इस क्षण वातावरण उत्साहपूर्ण जयकारों से भर गया। सभी ने एक स्वर में राहुल का नाम पुकारा। बाहरी दुनिया से एक सच्चे अमर को मारना एक अभूतपूर्व चमत्कार था और इसने इस दुनिया के साधकों को आशा और आत्मविश्वास दिया। शायद एक दिन वे भी राहुल के नक्शे कदम पर चल सकेंगे। तलवार अमर है, तलवार अमर है। ये जोरदार जयकारे सुनकर राहुल भी बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी हैसियत में एक और उछाल आया हो। धमाका। इस समय एक बड़ा विस्फोट हुआ और फिर दुनिया तीव्र रूप से कंपनित हो गई। बाकी 6 महाद्वीप अंततः जुबान और पूर्वी महाद्वीपों से टकरा गए थे। अब 8वां महाद्वीप एक बार फिर एकीकृत हो गए थे। 8 महाद्वीपों के एक साथ मिलकर एक भूभाग में विलीन हो जाने के बाद आकाश से अचानक सुनहरी रोशनी की बौछारें गिरने लगीं। क्या हुआ? जब उन्होंने सुनहरी रोशनी देखी तो राहुल सहित सभी लोग दंग रह गए। इस बार क्या हो रहा था? यद्यपि वे जानते थे कि 8 महाद्वीपों का एकीकरण देर सवेर हो ही जाएगा, फिर भी सुनहरे प्रकाश का दिखना वास्तव में भ्रमित करने वाला था। वरिष्ठ भाई दारा सिंह, क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ हो? जयवीर खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि दारा सिंह को भी इस बात का कोई सुराग नहीं था कि इस समय क्या हो रहा है, और वह राहुल की दिशा में देखने के लिए मुड़ा, ये देखने के लिए कि क्या उसे इस मामले में कोई अंतर्दृष्टि है। राहुल को वापस आते देख दारा सिंह तुरंत आगे बढ़कर पूछने लगा, जूनियर ब्रदर, ये क्या आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ? राहुल ने उससे हाथ मिलाया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। शायद कुछ अत्यंत प्राचीन हस्तियां ही ऐसे दृश्य को समझ पातीं। दुर्भाग्य से उनके सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन का निधन हो चुका था, अन्यथा वे इस स्थिति के बारे में कुछ सुराग जुटा पाते। जब सुनहरी रोशनी नीचे चमकी तो पूरी धरती जीवन शक्ति से भर गई, मानो स्वर्ण युग की शुरुआत हो रही हो। कुछ समय बाद 8 महाद्वीप पूरी तरह से एक हो गए। फिर और भी सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी के भीतर एक सुनहरी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों को देखकर सभी के होश उड़ गए। हे भगवान, स्वर्गीय सीढ़ी सचमुच प्रकट हो गई। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण 8 महाद्वीप एकीकृत हो जाएंगे, स्वर्गीय सीढ़ी वास्तव में इस दुनिया में प्रकट होगी। जब स्वर्गीय सीढ़ी प्रकट हुई तो इसका अर्थ था कि अमर मार्ग के लिए संघर्ष शुरू होने वाला है। यह इस बात का भी प्रतीक था कि एक भयंकर युद्ध होने वाला है। यहाँ विजेता बनकर ही कोई अपने दाव को पूर्ण करने और सच्चा अमर बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। राहुल के हाव भाव भी काफी बदल गए। अपने शिष्यों की ओर मुड़कर राहुल पहले से ही सोच रहा था कि वह उन्हें कैसे प्रेरित करे। आखिरकार राहुल को सच्चा अमर बनने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी पार करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसके दोनों शिष्य अलग थे। अपनी शक्ति के मामले में वे दोनों अन्य शीर्ष प्रतिभाओं की बराबरी नहीं कर सकते थे। निधि तो बस एक अपवाद था। इसलिए अगर वे इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते तो उन्हें अपने दाव को सिद्ध करने का मौका नहीं मिलता। स्वर्गीय सीढ़ी ने सभी को एक उचित अवसर दिया। अगर वे दृढ़ रहें और विभिन्न प्रतिभाओं के विरुद्ध बहादुरी से लड़कर विजयी बने तो वे भी अपने दाव को सिद्ध करने में सफल हो सकते हैं। राहुल ने विभिन्न महाद्वीपों पर नजर डाली लेकिन चुप रहा। पूर्वी महाद्वीप और जुवान महाद्वीप के बीच संघर्ष से यह स्पष्ट था कि अन्य महाद्वीपों में भी कई प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। हाँ, उस स्थिति में मुझे कुछ प्रयास करना होगा। राहुल के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। स्वर्गीय सीढ़ियों का दिखना मानो उसके लिए इस व्यवस्था से फल मिलने का संकेत था। हे, स्वर्गीय सीढ़ी तो पहले ही प्रकट हो चुकी है। देखते हैं कि अंतिम विजेता कौन बनता है। आकाश में एक बूढ़ा आदमी खुशी से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ये शब्द कह रहा था। इस बीच अन्य बलों के बीच कई लोग एक ही समय में मुस्कुराए। यद्यपि अमर पद के लिए लड़ाई वास्तव में शुरू नहीं हुई थी, फिर भी अंतर्धाराएं उभरने लगी थीं। इस समय राहुल साफ तौर पर समझ गया था कि वहां पहले से ही काफी लोग उसके दोनों शिष्यों पर ध्यान दे रहे थे। जाहिर है, जब सुप्रिया ने तलवारबाजी दिखाई तो वह दूसरे महाद्वीपों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों का निशाना बन गई थी। सुप्रिया ने भी इन निगाहों को देखा और घबरा गया। अध्यापक, जैसे ही वह आगे बोलने वाली थी, राहुल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। सुप्रिया को सांत्वना देने के बाद राहुल को अचानक छोटे बंदर का ख्याल आया और उसे एक अद्भुत विचार सूझा। उसे शायद फिर से ताओवादी लिंग की पहचान अपनानी पड़ेगी। सब लोग जल्दी करो और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस लौटो। अमर मार्ग के लिए युद्ध जल्द ही शुरू होगा। ये कहने के बाद राहुल ने भीड़ पर अपनी नज़र घुमाई और अपने दोनों शिष्यों को क्लाउड स्काई शिखर पर वापस ले आया। स्वर्गीय सीढ़ी के प्रकट होने के बाद माहौल और भी गंभीर हो गया। ऊपर से तो दुनिया अभी भी शांत दिख रही थी, लेकिन अंधेरे में माहौल पहले ही अशांत हो चुका था, क्योंकि लोग बेतहाशा ताकत इकट्ठा करने में लगे थे। इस समय ये ताकतें आश्चर्यजनक रूप से उदार थीं। एक अद्वितीय प्रतिभा को पोषित करने के लिए उन्होंने अपने खजाने खाली कर दिए थे। इस समय वे एक जुआ खेलना चाहते थे।
अगर उनकी प्रतिभाएं विजयी हुईं तो उनकी पूरी सेना शीघ्र ही समृद्ध हो जाएगी। दारा सिंह भी इस बात से वाकिफ थी। शुक्र है कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय ने अभी अभी कई प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती की थी। इसलिए अगर वे उनका उचित पालन पोषण करते तो स्वर्गीय सीढ़ी पर संप्रदाय के चमकने की संभावनाएं बहुत बढ़ जातीं। 8 महाद्वीपों की सभी शक्तियां पूरे जोश से काम करने लगीं। हर शिष्य पूरी लगन से साधना कर रहा था। इस समय प्रतिभाशाली शिष्यों के एक भाग ने, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिभा प्रकट नहीं की थी, ऐसा किया। स्वर्ण युग आने वाला था। दूसरी ओर अजीब लोक में 3 अजीब राक्षस, जो सौभाग्य से राहुल के हाथों से बच गए थे, पहले से ही एक रहस्यवादी लोक में इकट्ठा हो गए थे, गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहे थे। धिक्कार है, राहुल की युद्ध शक्ति वाकई बहुत भयानक है। सबसे भयानक बात उसकी तेजी से बढ़ती प्रगति है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए वापस जाकर बदला लेना नामुमकिन हो जाएगा, उत्तर स्वर्गीय राजा ने गुस्से से कहा। ये सुनकर अन्य 2 अजीब राक्षस एक दूसरे को घूरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पूर्वी महाद्वीप के अलावा अन्य महाद्वीपों की रक्षा करने वाले भी कई सक्षम लोग हैं। अगर हम इन जगहों पर कोई सफलता पाना चाहें तो ये भी बहुत मुश्किल होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? एक क्षण विचार करने के बाद उत्तर स्वर्गीय राजा ने अचानक कहा, इस बार 8 महाद्वीप एक हो गए हैं और स्वर्गीय सीढ़ी पुनः प्रकट हो गई है। अगर हम विभिन्न जातियों के बीच विवाद भड़काएं और उनके बीच कलह पैदा करें तो क्या होगा? दोनों विचित्र राक्षस तुरंत ही स्तब्ध हो गए और अविश्वास से उत्तरी स्वर्गीय राजा की ओर देखने लगे। अगर वे सचमुच झगड़ा पैदा करने में कामयाब हो जाते तो उन्हें कोई कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे आखिरी पल में भी हमला करके लूटपाट कर सकते थे। आश्चर्यजनक, दोनों अजीब राक्षसों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ताली बजाए। हालांकि अब मुख्य समस्या ये थी कि ऐसा कैसे किया जाए। बादल आकाश शिखर पर राहुल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई दुनिया के खिलाफ साजिश रच रहा है। वह आध्यात्मिक धुंध से घिरे बगीचे में था। वह गहरे विचार में डूबा हुआ अपने सामने लगे जलमेघ फल के पौधे को घूर रहा था। अगर मैं जलमेघ फल के प्राकृतिक रूप से पकने का इंतजार करूंगा तो इसमें हजारों साल लगेंगे। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहने के बाद राहुल फिर से चुप हो गया और फिर अपना हाथ लहराया। बिल्कुल नहीं, अगर मुझे कोई सफलता हासिल करनी है तो मुझे इस वाटर क्लाउड फ्रूट के पौधे की मदद चाहिए। ऐसे में मुझे इसके पकने की प्रक्रिया को तेज करने के तरीके सोचने होंगे। इस बारे में सोचते हुए राहुल के पास कोई उपाय नहीं था। इसके अलावा उसके पास कुछ कीमती जड़ी बूटियां भी नहीं थीं। साधारण जड़ी बूटियां जलमेघ फल के पौधे को पोषण नहीं दे पाती, और अगर वह उन्हें खरीद भी लेता और बेहतर जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल भी करता तो भी वे अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाती। अध्यापक, जब राहुल अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, सुप्रिया और खुशी उसके पीछे आ गए और आज्ञाकारी रूप से वहां खड़े हो गए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि समायोजन की एक रात के बाद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ था। राहुल ने राहत भरी नजरों से अपना हाथ हिलाया और कहा, क्या आप स्वर्गीय सीढ़ी के बारे में कुछ जानते हैं? सुप्रिया और खुशी दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना सिर हिला दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके गुरु चाहते थे कि वे स्वर्गीय सीढ़ी को चुनौती दें? अगर ऐसा था तो सुप्रिया पूरी तरह आश्वस्त थीं। तलवार दाव में उनकी सिद्धियां काफी बेहतर हो गई थीं और उन्हें पूर्वी महाद्वीप की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता था। हालांकि क्योंकि उसने अब तक अन्य महाद्वीपों के इन शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के साथ लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह ये नहीं समझ पाई कि उनमें किस प्रकार की ताकत थी। कल वाला सुनहरे बालों वाला ग्रोलर तो बस एक छोटा सा मछली ही माना जा सकता था। असली प्रतिभाशाली लोग अभी भी अंधेरे में छिपे हुए थे। राहुल ने तब जलमेघ फल के पौधे की एक शाखा तोड़ते हुए कहा, यदि आप एक सच्चे अमर बनना चाहते हैं तो ये स्वर्गीय सीढ़ी आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है। आप दोनों लंबे समय से मेरे शिष्य हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप समझते हैं। अमरता का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। यदि कोई सच्चा अमर बनना चाहता है तो उसे दृढ़ रहना होगा और साहपूर्वक आगे बढ़ना होगा। 100 साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। इतिहास की लंबी नदी में कई लोग रास्ते में ही गिर जाते हैं, भुला दिए जाते हैं और त्याग दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से एक बनो। मुझे आशा है कि मैं स्वर्गीय दाव क्षेत्र में तुम दोनों से मिल सकूंगा। ये सुनकर सुप्रिया और खुशी के दिल हिंसक रूप से कांप उठे। बहुत समय पहले उन्हें यह महसूस हुआ था कि वे अपने शिक्षक के साथ नहीं रह पाएंगे, और उन्हें उस दिन का डर था जब वह उन्हें पीछे छोड़ देंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा होने में कितना समय लगेगा। इसलिए जब उन्होंने राहुल को ये कहते सुना तो उन्हें तुरंत और भी बेचैनी महसूस हुई। वे जानते थे कि उनकी वर्तमान साधना के स्तर पर सच्चा अमर बनना असंभव था। अंत में वे क्लाउड स्काई शिखर पर ही रहेंगे, चुपचाप अपने पूर्वजों की आत्मा की पट्टियों की रक्षा करेंगे और अकेले ही बूढ़े हो जाएंगे। सुप्रिया और शी ह्यून, जब से मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है तब से मेरी तुमसे अपेक्षाएं कभी कम नहीं हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य जड़ हो जाएं और लुप्त हो जाएं। मैं इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी को दिग्गज बनते और दुनिया पर कब्जा करते देखना चाहता हूं। ये सुनकर सुप्रिया थोड़ा कांप उठी। फिर उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, गुरुजी, मैं जरूर कर सकती हूँ। सुप्रिया अच्छी तरह जानती थी कि उसकी शिक्षिका को उससे बहुत उम्मीदें हैं।
ऐसे में चाहे उसे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े, वह अपनी शिक्षिका को निराश नहीं करेगी। जुगेयू की दृढ़ निगाहें देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। खुशी ने देखा कि उसकी बहन पहले ही ये बातें कह चुकी है, इसलिए वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, चिंता मत कीजिए, जियून अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार वह फिर बोला, अब जबकि स्वर्गीय सीढ़ी प्रकट हो गई है, आप शीघ्र ही तीव्र युद्धों के दौर का स्वागत करेंगे। आपकी क्षमता और अन्य प्रतिभाओं की तुलना करने पर आप दोनों में ही कमी है। ये सुनकर सुप्रिया और खुशी को दुख हुआ, हालांकि वे इस बात से वाकिफ भी थे। आखिरकार प्रतिभा जन्मजात होती है। प्रतिभा की कमी के बावजूद वे अपने शिक्षक के प्रयासों से इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। हालांकि स्वर्गीय सीढ़ी के दौरान आपके लिए विजयी होना अभी भी संभव है। ये वाक्य सुनकर वे दोनों स्तब्ध रह गए। उनके शिक्षक का इससे क्या तात्पर्य था? राहुल के चेहरे पर शांत मुस्कान देखकर वे दोनों कुछ उलझन में थे। कुछ क्षण बाद राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या यह आसान नहीं है? आज मैं तुम दोनों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति और साधना का संचार करूंगा और तुम्हें रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करूंगा। ये सुनकर उनकी आंखें अविश्वास से भर आईं। उनके शिक्षक हमेशा उनके लिए त्याग करने को इतने तत्पर क्यों रहते थे? अपने आश्चर्य से उबरने के बाद सुप्रिया ने जल्दी से कहा, गुरुजी, इस हद तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम पहले से ही सदा आपके आभारी हैं। हमारी साधना को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी साधना का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि इससे आपकी साधना में बाधा उत्पन्न होती है तो हमें जीवन भर अपराधबोध रहेगा। राहुल मुस्कुराया। उसके शिष्य वाकई विचारशील थे, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे ही उसके मजबूत बनने की कुंजी थे। उनके बिना वह उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाता जितना उसने किया। खुशी का दिल भी द्रवित हो गया, खासकर जब से वह जानती थी कि आध्यात्मिक शक्ति संचार करते समय बहुत सारे खतरे शामिल होते हैं। गुरुजी, प्रथम बहन ने जो कहा वह सही है। आपने पहले ही हर संभव तरीके से हमारा ध्यान रखा है। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके आंसू भरे भाव देखकर राहुल बेहद संतुष्ट हुआ। जैसी कि उसके प्यारे शिष्यों से उम्मीद थी। अगर वह बेरहम छोटा बंदर होता तो शायद इतना उत्तेजित हो जाता कि अपने गुरु की सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी कर देता। हालांकि उसे यह करना ही था, वरना वह और मजबूत कैसे हो पाता। वह टीचर निशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता था। दोनों की हैसियत और रुतबा एक जैसा था, इसलिए अगर वह उसके लिए ऐसा करने की पेशकश करता तो वह सोच सकती थी कि वह उसे नीची नज़र से देख रहा है और उसे लग सकता था कि वह उसके लिए बोझ है। निश्चित रूप से वह संप्रदाय के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक शक्ति संचार कर सकता था, लेकिन वह अपने शिष्यों के स्थान पर उन्हें क्यों चुनेगा? हाँ, चिंता मत करो, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो। हालांकि स्वर्गीय सीढ़ी शायद आप दोनों के लिए अमर बनने का एकमात्र मौका है। यदि आप विजेताओं में से एक बनना चाहते हैं और अपने साथियों को हराना चाहते हैं तो आपको मेरी मदद की आवश्यकता होगी। वास्तव में मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी कुछ शक्तियां तुम्हें दे सकता हूँ। चिंता मत करो, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी स्थिति में मैंने इस मामले पर अपना निर्णय पहले ही ले लिया है। राहुल ने यह बात उन दोनों को खंडन करने का कोई मौका दिए बिना कही। गुरुजी, सुप्रिया ने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल पहले से ही बेचैन था। उसे उसी उम्र के प्रतिभाशाली लोगों के बराबर लाने में मदद करने के लिए उसके शिक्षक ने बहुत प्रयास किया था और यहाँ तक कि अपनी साधना का भी बहुत त्याग किया था। इस वजह से सुप्रिया को अपनी कमजोरी पर भी नफरत होने लगी। वह ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो सकती? इस तरह उसके शिक्षक को उस पर इतनी मेहनत न करनी पड़ती। राहुल ने अपने शिष्य की अश्रुपूर्ण आंखों को देखा और उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने उसका सिर सहलाया और उसे समझाया, ठीक है, ठीक है, ये तो बस एक छोटी सी बात है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप दोनों मेरी अपेक्षाओं से अवगत हैं। मुझे आशा है कि एक दिन आप दोनों अपनी ताकत पर भरोसा करके अपना नाम बना पाएंगे और क्लाउड स्काई पीक को गौरवान्वित करेंगे। ये सुनकर वे दोनों बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है गुरुजी, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, आओ और मेरे सामने बैठो। राहुल तुरंत आध्यात्मिक शक्ति संचार करना चाहता था। अगर वह इंतजार करता तो शीतलता अवधि भी टल जाती। जहां तक निधि की बात है, उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी। हालांकि वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन जब तक वह होश में आएगी तब तक राहुल को शायद उस पर आध्यात्मिक शक्ति संचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल ने यह भी अनुमान लगाया था कि जब तक वह जागेगी तब तक वह प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी होगी। इस समय सुप्रिया और खुशी आज्ञाकारी रूप से राहुल के सामने पालथी मारकर बैठ गए, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। राहुल की उंगलियों ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और उसने तुरंत सुप्रिया और खुशी के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति संचारित की। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वे दर्द में हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में जो आध्यात्मिक शक्ति संचारित हो रही थी वह बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उन्हें उसके अनुकूल होने में कुछ समय लगा। सुप्रिया की हालत खराब नहीं थी। आखिरकार वह स्वर्गलोक के मध्य चरण में पहुंच चुकी थी।
उसकी तुलना में खुशी अभी भी शून्यलोक के शिखर पर अटकी हुई थी, इसलिए उसे अपने शरीर में प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक शक्ति के साथ तालमेल बिठाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। यह महसूस करने के बाद राहुल ने आगे बढ़ने से पहले आध्यात्मिक शक्ति संचरण की सीमा को समायोजित किया। तुम्हें अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। मैं जो आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे शरीरों में संचारित कर रहा हूँ, उसे परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीकों का उपयोग करो। उसके शब्दों ने उन्हें एकाग्र कर दिया। इस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की शक्ति उमड़ने वाली है। सचमुच उमड़ रही थी। वे दोनों ही आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से परिष्कृत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनकी वर्तमान साधना तकनीक पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। सौभाग्य से राहुल ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उसके हाथ के एक इशारे से एक सुनहरी दिव्य ज्योति उन पर उतर आई। इस साधना तकनीक को हुनरूपी जुबान तकनीक कहा जाता है। यह आपकी वर्तमान साधना तकनीकों से कई स्तर ऊपर है। इसे अच्छी तरह समझ लें। यह साधना तकनीक राहुल को संयोग से प्राप्त हुई थी। इसका स्तर उसकी पिछली साधना तकनीक के बराबर था, लेकिन उसे इसका कोई उपयोग नहीं मिला था। हालांकि अब ये काम आया। राहुल ने अपनी अंतर्दृष्टि को मिलाकर इस साधना तकनीक में थोड़ा बदलाव किया, जिससे दोनों जल्दी ही इसमें पारंगत हो गए। वाह! जब ये अंतर्दृष्टियां उनके मन में उमड़ी तो दोनों आश्चर्य से विस्मित हो गए और उन्हें तुरंत पता चल गया कि साधना तकनीक कितनी असाधारण थी। इसके अलावा राहुल के संशोधनों के कारण वे साधना तकनीक का सार लगभग तुरंत ही समझ गए। वे समझ गए कि उसने उनके लिए इस साधना तकनीक को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की थी और इस क्षण वे बेहद आभारी महसूस कर रहे थे। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक उन्होंने अपनी हज़ारों वर्षों की साधना उन्हें हस्तांतरित नहीं कर दी। अब वह अपने शिष्यों के लिए इतना ही कर सकते थे, बाकी सब तो उन्हें ही छोड़ना था। इसी समय सिस्टम अधिसूचना बज उठी। डिंग! चूंकि यजमान ने अपने शिष्यों में आध्यात्मिक शक्ति संचारित की है और उनमें हजारों वर्षों की साधना का संचार किया है, इसलिए यजमान को एक महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सुनकर राहुल के मुंह के कोने सिकुड़ गए। यह आता है। जैसे ही राहुल का दिल खुशी से भर गया, वास्तविकता ने उसे एक कठोर झटका दिया। डिंग! 100x क्रिटिकल रिवॉर्ड पाने के लिए बधाई। आपको करोड़ों वर्षों की साधना प्राप्त हुई है। भाड़ में जाओ। राहुल ने पहले ही अपने दिल में 100 बार सिस्टम को कोसा था और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। इतना सब होने के बाद 100x क्रिटिकल रिवॉर्ड, भले ही ये 10,000x ना हो, कम से कम 1000x तो ठीक रहेगा, है ना? राहुल इस वक्त बेहद गुस्से में था, लेकिन गंभीरता से सोचने के बाद राहुल इस सच्चाई को स्वीकार ही कर सका। इस बार उसने गलती जरूर की थी, लेकिन फिर भी कुछ न होने से तो यही बेहतर था। सांस! लाखों वर्षों की साधना दूसरों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं थी। आखिर यह रकम तो सागर में गिरती एक छोटी नदी के समान थी। इसका कोई खास असर नहीं हुआ, इसे तो बस सोने पे सुहागा ही माना जा सकता था। बेशक अगर यह राहुल की साधना गति के आधार पर लाखों वर्षों की साधना होती तो यह अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं था। असहाय राहुल केवल इस शक्ति को अपने शरीर में ही समाहित कर सका। बहुत जल्दी उसके 3 दाव फूलों ने इस शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। हालांकि राहुल के साधना स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। वह अभी भी सीलबंद अमर क्षेत्र में था और यह माना जा सकता था कि उसने बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया है। खैर, कम से कम इससे उन्हें कुछ वर्षों की खेती से तो छुटकारा मिल गया। पीछे मुड़कर राहुल ने फिर से अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि सुप्रिया स्वर्गलोक के मध्य चरण से आगे बढ़कर रहस्यवादी प्रभुलोक में पहुंच चुकी थी। खुशी भी ज्यादा पीछे नहीं थी और स्वर्गलोक के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसे रहस्यवादी प्रभुलोक तक पहुंचने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। राहुल अपने दोनों शिष्यों के पास बिना कुछ बोले खड़ा रहा। उन दोनों को संघर्ष करते देखकर वह भी बहुत चिंतित हो गया। उसने उन्हें जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की थी वह अत्यधिक प्रबल थी। अपनी वर्तमान साधना के स्तर पर उसे पूरी तरह से परिष्कृत करना उनके लिए वास्तव में बहुत कठिन था। अगर वे सावधान न रहे तो उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती थी। इसलिए राहुल चुपचाप उनके शरीर में प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। इस तरह उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जब राहुल गुप्त रूप से अपने 2 शिष्यों को विशेष उपचार दे रहा था, तब अन्य चोटियां भी अपने शिष्यों को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई थीं। स्वर्गीय सीढ़ी के प्रकट होने के बाद हर कोई अपने शिष्यों की ताकत बढ़ाने के तरीके खोजने में लगा हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि उनके शिष्य उन्हें गौरवान्वित करेंगे और अमर बन जाएंगे। जब तक कोई व्यक्ति स्वर्गीय सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच जाता है, तब तक वे शक्तियां जिनसे वे संबंधित हैं उन्हें भी बड़ी मात्रा में भाग्य ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो जाती हैं। इस समय जब राहुल ने देखा कि उसके दोनों शिष्यों ने पहले से ही अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर लिया है, तो वह निश्चिंत हो गया। सुप्रिया पहले ही रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने से पहले उसे अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। जहां तक खुशी का प्रश्न है, वह रहस्यवादी क्षेत्र में पहुंच गई, लेकिन उसे आगे सुधार करने से पहले अपनी साधना को मजबूत करने की भी आवश्यकता थी। उनके शरीरों में जो आध्यात्मिक शक्ति उसने डाली थी, उसके अतिरिक्त उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी अमर स्वर्गीय खजाने से शुद्ध हो गई थी और इस प्रकार यह उनके लिए अविश्वसनीय रूप से लाभदायक थी।
यदि वह इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम थी तो राहुल को यह भी लगा कि सुप्रिया निश्चित रूप से सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। ओह, अचानक जब उसके दो शिष्य जागने वाले थे, राहुल को अचानक दूर से एक अपरिचित आकृति उड़ती हुई संप्रदाय के मुख्य शिखर की ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। हालांकि उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति की आभा की जांच करने के बाद उसने वास्तव में पाया कि इस व्यक्ति द्वारा की गई साधना तकनीक भी महान निर्जन दिव्य संप्रदाय से आई थी। क्या ये हो सकता है कि वह स्वर्ग महाद्वीप से आया हो? ये व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय से आया होगा। अब जबकि 8 महाद्वीप एकीकृत हो गए थे, स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने पूर्व महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय की खोज कर ली होगी। चूंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही थी, इसलिए यह पता लगाना अच्छा था कि क्या सहयोग करने और संभवतः विलय करने के अवसर भी हैं। किसी भी मामले में राहुल अब क्लाउड स्काई शिखर का प्रमुख नहीं था, इसलिए उसे ऐसे मामलों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्यापक, राहुल ने पलटकर देखा कि सुप्रिया जाग गया था। वह कई दिनों से लगातार उस आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर रही थी जो राहुल ने उसे प्रेषित की थी, और उसे आराम करने का भी समय नहीं मिला था, इसलिए वह बहुत थकी हुई थी। सबसे पहले खुद को ठीक से एडजस्ट करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने शरीर में हो रहे बदलावों को जांचें और उसके अनुसार एडजस्ट करें। इस बार आपकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए आपको किसी भी स्थायी समस्या से बचने के लिए अपनी साधना को ठीक से समेकित करने की आवश्यकता है। ये कहने के बाद राहुल ने उसके खाने के लिए एक गोली निकाली। सुप्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से गोली खा ली और खुद को व्यवस्थित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद खुशी भी जाग गया और राहुल ने भी यही प्रक्रिया दोहराई। डिंग, मेज़बान ने अपने शिष्यों को 2 गोलियां दी और एक महत्वपूर्ण इनाम प्राप्त किया। ये सूचना सुनकर राहुल थोड़ा स्तब्ध रह गया। ये गोलियां बहुत उपयोगी थीं और वही गोलियां थीं जिनका इस्तेमाल उसने गंधर्व यू के खिलाफ लड़ाई में खुद को टिकाए रखने के लिए किया था। उसके पास अब ज़्यादा गोलियां नहीं बची थीं, इसलिए उसने सोचा कि इस बार उसे किस तरह की गोलियां मिलेंगी। आखिरकार राहुल को भी इस समय ऐसी ही गोलियों की ज़रूरत थी। उसके पास सिर्फ 7 अमर श्रेणी की गोलियां बची थीं और हर एक को जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता माना जा सकता था। इसके अलावा चूंकि पहले उसका क्रिटिकल गुणक काफ़ी खराब था, तो ये बेहतर होगा, है ना? डिंग, 10,000 एक्स क्रिटिकल रिवॉर्ड पाने पर बधाई। वाह! यद्यपि उसे यह स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उसे किस प्रकार की औषधीय गोलियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन 10,000 गुना महत्वपूर्ण इनाम का अर्थ था कि यह कुछ अच्छा होगा। इतना खराब भी नहीं। उत्साह के एक पल के बाद राहुल ने खुद से कहा, ही, मुझे अच्छी तरह से देखने दो कि मुझे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बधाई हो, आपको 100 अमर श्रेणी की रिकवरी गोलियां मिल गई हैं। राहुल बहुत खुश था। उसके पास 7 थे, लेकिन अब 107 हो गए। हा, अब उसे मारना लगभग नामुमकिन होगा। ये भी खूब रही। गहरी सांस लेने के बाद राहुल को अभूतपूर्व सुकून का एहसास हुआ। सच कहूं तो शायद वह उन सभी का इस्तेमाल पूरा नहीं कर पाएगा और अपने आसपास के लोगों को भी कुछ दे पाएगा। भविष्य चाहे जो भी हो, उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये गोलियां उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसके आसपास के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देंगी। फिर उन्होंने गोलियों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया और अपना ध्यान पुनः अपने शिष्यों की ओर लगाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुप्रिया की नींद खुली और उसका शरीर अपनी चरम स्थिति में आ गया। गुरुजी, मैं रहस्यवादी प्रभु लोक के अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। ये सचमुच एक स्वप्न जैसा लग रहा है। इसके अलावा आपने जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, वह इतनी शुद्ध थी कि इससे मेरे शरीर या साधना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। सुप्रिया इस समय बेहद खुश थी। उसने सोचा था कि आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हुनरूपी जुबान साधना तकनीक की बदौलत सब कुछ सुचारू रूप से चल निकला। शायद यह अमर स्वर्गीय खजाने का प्रभाव है, राहुल ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। यह अच्छी बात है। मुझे आशा है कि आप दोनों हुनरूपी जुबान तकनीक को ठीक से सीख पाएंगे जो मैंने आपको सिखाई थी। जब तक आप इसे महान सफलता के स्तर तक विकसित कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगी। इस शक्तिशाली साधना तकनीक की मदद से आप उन प्रतिभाशाली लोगों से कमज़ोर नहीं होंगे। ठीक है टीचर, चिंता मत करो, मैं ज़रूर अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। कुछ ही पल बाद खुशी को होश आ गया। राहुल ने उसकी हालत देखी तो राहत भरी मुस्कान दी। यद्यपि खुशी रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही थी, फिर भी वह प्रतिभाशाली लोगों के लिए मानक तक पहुंच चुकी थी और उनके खिलाफ खुद को खड़ा करने में सक्षम थी। असल में राहुल को सबसे ज्यादा चिंता खुशी की थी। आखिरकार उसे भी लगा कि वह अपने दूसरे शिष्य की तुलना में अपने सबसे बड़े शिष्य पर ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसे बहुत ग्लानि हो रही थी। सौभाग्य से खुशी ने इसे दिल पर नहीं लिया और कभी शिकायत नहीं की। धन्यवाद शिक्षक। जागने के बाद खुशी ने भी उसे धन्यवाद दिया। वह भी बहुत खुश थी। वह हमेशा से एक सौम्य और सुसंस्कृत व्यक्ति थी और निधि के विपरीत उसे ज्यादातर संघर्ष पसंद नहीं था। इन तीनों शिष्यों का व्यक्तित्व अलग अलग था, लेकिन उनमें एक बात समान थी, वह ये कि वे सभी अपने गुरु की बहुत परवाह करते थे। ये भी इस वजह से था कि राहुल को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। ये शब्द सुनकर राहुल हंस पड़ी और अपना सिर रगड़ने लगी। चूंकि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने में मदद करना मेरी जिम्मेदारी है।
मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहता, सिवाय इसके कि मेरे शिष्य जीवन भर सुरक्षित और खुश रहें। ये शब्द सुनकर दोनों के दिल कांप उठे। वे जानते थे कि उनके शिक्षक उनके साथ कितने अच्छे रहे थे और उन्होंने उन्हें मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे इसका बदला कैसे चुका सकते हैं। एक पल सोचने के बाद सुप्रिया ने राहुल की बांह खींची और खुश होकर कहा, गुरुजी, क्या मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन बना सकता हूँ? ये सुनकर राहुल ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। राहुल की सहमति प्राप्त करने के बाद सुप्रिया ने उज्ज्वल मुस्कान दी। ठीक है, मैं अब काम पर लग जाता हूँ। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही कुछ स्वादिष्ट खाना परोसूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुप्रिया रसोई घर की ओर चला गया, जिसका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया था। जब निधि शून्य लोक में पहुंच गया और उसे खाने की जरूरत नहीं रही, तो उसने ज्यादा खाना नहीं खाया। उसके बाद वह सिर्फ तभी खाना बनाती जब निधि खाने पर जोर देता, और ज्यादातर भुने हुए आलू ही बनाती। हालांकि निधि पहले ही बेहोश हो चुका था और उसके बाद पूरा क्लाउड स्काई शिखर बहुत कम जीवंत हो गया था। पहले बहन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, खुशी भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। उन दोनों को खुश देखकर राहुल अकेला खड़ा मुस्कुराया। अचानक उसने एक आकृति को तेजी से क्लाउड स्काई चोटी की ओर भागते देखा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह व्यक्ति तनवीर था। नमस्कार मार्शल अंकल राहुल, तनवीर ने आदरपूर्वक कहा। राहुल सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, रुफेंग, आज तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये सुनकर तनवीर हैरान रह गया। उसने तो बस थोड़ी देर तक मूर्ति को इधर उधर घुमाने की योजना बनाई थी, लेकिन कौन जानता था कि राहुल इतना सीधा होगा। ओह अच्छा, वह केवल राहुल को सब कुछ विस्तार से बता सकता था। मार्शल अंकल राहुल, स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने किसी को भेजा है। मार्शल अंकल दारा सिंह ने मुझे यहाँ चीफ झूगे को चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा है। अब जब सुप्रिया क्लाउड स्काई पीक के प्रमुख बन गए थे, तो उन्होंने उनकी पिछली जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। तनवीर ने आगे कहा, आज सुबह स्वर्ग महाद्वीप के महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग आए और मार्शल अंकल दारा सिंह के साथ बातचीत की। उन्होंने दोनों संप्रदायों के बीच संबंधों पर चर्चा की और दोनों संप्रदायों को करीब लाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वे शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता भी आयोजित करना चाहते हैं। ओह, ये सुनकर राहुल थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। ये प्रतियोगिता शायद सिस्टम से फिर से कुछ इनाम जीतने का एक अच्छा मौका होगी। हालांकि यह एक छोटी सी प्रतियोगिता थी, दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत का परीक्षण कर रहे थे। आखिरकार वे लंबे समय से अलग थलग थे और पहले कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। अगर वे सचमुच विलय का रास्ता अपनाते तो मजबूत पक्ष को ही आगे बढ़ना होता। ठीक है, राहुल ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, समझ गया। मैं सुप्रिया को बाद में मुख्य शिखर पर जाने के लिए कह दूंगा। ये सुनकर तनवीर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार स्वर्ग महाद्वीप से आए बुजुर्ग अभी भी मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे थे। वह असल में सुप्रिया को तुरंत अपने साथ ले जाना चाहते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मार्शल अंकल राहुल के अपने विचार थे, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा और केवल उदास होकर कहा, ठीक है मार्शल अंकल राहुल, मैं पहले लौटूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तनवीर मुख्य शिखर पर वापस उड़ गया। खैर, अगर बाकी चोटियों के सरदार वहां होते तो ठीक रहता। अगर क्लाउड स्काई शिखर पर थोड़ी देर भी होती तो भी ठीक रहता, है ना? गुरुजी, क्या अभी कोई आया था? सुप्रिया एप्रन पहने हुए बाहर आया और पूछा। राहुल ने पलटकर उदासीनता से कहा, कोई खास बात नहीं। अभी अभी आपके वरिष्ठ भाई रुफेंग आपको मुख्य शिखर पर एक सभा में शामिल होने के लिए कहने आए थे। यह बैठक के बारे में जानने के बाद सुप्रिया ने तुरंत खुद को तैयार किया और जाने ही वाली थी कि राहुल हंसा और बोला, जरा देखो तो तुम कितनी बेचैन हो। अब तुम क्लाउड स्काई पीक की प्रमुख हो, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सुप्रिया का चेहरा थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया। गुरुजी, क्या मुझे तुरंत वहां जाने की जरूरत नहीं है? हालांकि अब वह प्रमुख थी, वह अभी भी युवा थी, इसलिए उसने अवचेतन रूप से राहुल की सलाह मांगी। राहुल मुस्कुराए और अपना सिर सहलाया। ठीक है, तुम पहले जा सकती हो, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मीटिंग के बाद बर्तन धो लेना। किसी भी स्थिति में राहुल ने जियांगियों की स्थिति पर नजर डालने के लिए क्लाउड स्काई गुफा में जाने की योजना बनाई थी, इसलिए ये ठीक था कि सुप्रिया पहले बैठक में भाग ले। ठीक है गुरुजी, मैं पहले चलूंगा, सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुख्य शिखर की ओर दौड़ पड़ा। राहुल ने सुप्रिया को जाते हुए देखा तो उसने पलटकर देखा कि खुशी सुप्रिया को देखने के लिए बाहर आ रहा है। सच कहूं तो क्लाउड स्काई पीक पर जीवन काफी आरामदायक और रमणीय था, लेकिन ये शांतिपूर्ण जीवन शैली कब तक चल सकती थी? एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद राहुल क्लाउड स्काई गुफा की ओर चला गया और इसे खोलने के बाद राहुल अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक छोटी सी आकृति गहरी नींद में सो रही थी, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। राहुल धीरे से निधि के पास गया। उसका प्यारा लेकिन शरारती चेहरा देखकर वह मुस्कुराया। जब तुम जागोगे तो मुझे आश्चर्य है कि तुम किस तरह की चौंकाने वाली चीजें करोगे। राहुल को एहसास हुआ कि हालांकि निधि बेहोश थी, फिर भी उसका शरीर अपने आप साधना कर रहा था, धीरे धीरे उसके शरीर में मौजूद अपार शक्ति को निखार रहा था।
उसके शरीर के चारों ओर घने सुनहरे रून तैर रहे थे। ये धीरे धीरे उसके शरीर को पोषण दे रहे थे और उसे रूपांतरित कर रहे थे। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही वह शायद जाग जाती और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। उसके लिए प्राचीन क्षेत्र या मुहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचना भी संभव हो सकता है। इस समय राहुल यह नहीं बता पा रहा था कि निधि किस प्रकार की साधना तकनीक अपना रहा था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से आभास हो गया था कि यह एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी। उसके अनुमान के अनुसार यह साधना तकनीक संभवतः पुनर्जन्म और पुनर्जन्म से संबंधित थी। इस प्रक्रिया के दौरान, हर पुनर्जन्म के दौरान, वह एक अलग दाव और साधना तकनीक विकसित कर सकती थी, जिससे अंततः उसे अपना दाव सिद्ध करने में मदद मिली। शायद उसने उससे ज्यादा दाव विकसित किए होंगे। क्या वह अपनी परिवर्तन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाश्वत क्षेत्र या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच पाएगी? राहुल को इस बात का पूरा यकीन नहीं था। हालांकि यह ऐसा कुछ था जिसकी कोशिश करने की हिम्मत उसने भी नहीं की। हा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। निधि, मुझे निराश मत करना। अगर वह साधना में उससे आगे निकल गई तो वह उसके पीछे भागेगा। फिर राहुल को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? यहाँ तक कि सुनहरे फर वाले ग्रोला पूर्वज या स्वर्गीय दाव दुनिया के अन्य विशेषज्ञ भी ऐसा करने का साहस नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर राहुल को इस बात का इंतजार था कि निधि के जागने पर क्या लहरें उठेंगी। उसके मन में एक और सवाल भी चल रहा था। निधि का पुनर्जन्म किस प्राचीन विशेषज्ञ से हुआ था? ये स्वर्गीय दाव जगत का कोई सर्वोच्च अस्तित्व होना चाहिए, है ना? दूसरी ओर मुख्य शिखर पर सभा हॉल में महान एल्डर दारा सिंह, जिस विषय का मैंने अभी उल्लेख किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक मिलनसार व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ये कहा। वह स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। वृद्ध सूर्य का आदेश पाकर वह पूर्वी महाद्वीप के महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के दर्शन करने आया था। जब उसने पहली बार इस जगह पर कदम रखा तो वह भी बहुत चिंतित था। आखिरकार वह जानता था कि उनके सहयोगी संप्रदाय में एक अत्यंत शक्तिशाली मुहरबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ था। यही कारण था कि वह शुरू से अंत तक आदरपूर्वक रहे। हालांकि उनके पास भी अपना मुहरबंद अमर लोक विशेषज्ञ था, फिर भी यहाँ आने से पहले संप्रदाय के गुरु ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया था। याद रखें, पूर्वी महाद्वीप से आए सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ को नाराज न करें। अगर आप सचमुच उन्हें नाराज कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ आपके पक्ष में न खड़ा हो, बल्कि उनका पक्ष भी ले ले। जब उन्हें ये जानकारी मिली तो वे भयभीत हो गए। वे तो साथी संप्रदाय के सदस्य थे। अगर उन्होंने मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन असल में वे दूसरे पक्ष की मदद करना चाहते थे। क्यों? क्या पूर्वी महाद्वीप के महान वन्य क्षेत्र दैवीय संप्रदाय का यह मुहरबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ इतना हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था कि उनकी संत भी उससे डरती थी? ये तो असंभव था, है न? हालांकि संप्रदाय के गुरु ऐसी चीजों के बारे में मजाक नहीं करते थे, इसलिए वे पूरे समय सतर्क रहे। उन्हें डर था कि एक भी गलत कदम उनके जीवन का अंत कर देगा। एल्डर अशोका जी की बातें सुनकर दारा सिंह के चेहरे पर थोड़ी अनिश्चितता छा गई। वहां मौजूद मुखिया भी एक दूसरे को घूर रहे थे, तुरंत कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस बार एल्डर अशोका जी की यात्रा का मुख्य उद्देश्य उनकी मित्रता को विकसित करना था, जिससे वे निश्चित रूप से खुश थे। लेकिन एल्डर अशोका जी ने जानकारी और अनुभव साझा करने के बहाने दोनों बहन संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया। इस प्रतियोगिता के बाद वे अपनी साधना तकनीकों में अंतर की तुलना कर सकते थे और अपनी कमियों को दूर कर सकते थे। हालांकि दोनों संप्रदायों की साधना तकनीकें विपरीत थीं, फिर भी उन्हें प्रत्येक साधना तकनीक का बारीकी से परीक्षण करना था। आखिरकार प्रत्येक तकनीक को वर्षों से संशोधित किया गया था ताकि उसे अधिक मजबूत और उपयोगी बनाया जा सके। दूसरी ओर, हालांकि यह एक सामान्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये देखने की प्रतियोगिता थी कि कौन सा पक्ष अधिक रूढ़िवादी है। यह महसूस करते ही दारा सिंह को बहुत बुरा लगा। उसके दिल में अचानक कड़वाहट भर गई। मौजूदा हालात को देखते हुए यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ऐसी थी जिसके जीतने का पूरा भरोसा दूसरे पक्ष को था। वह नहीं जानता था कि स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में कितने प्रतिभाशाली शिष्य हैं, जिससे स्थिति का आकलन करना कठिन हो गया। खांसी, हमें अभी भी अन्य प्रमुखों के साथ इस पर चर्चा करनी है। इस पर चर्चा करने के बाद हम आपको जवाब देंगे, ठीक है? एक पल सोचने के बाद दारा सिंह केवल इतना ही कह सका। एल्डर अशोका जी स्पष्ट रूप से जल्दी में नहीं थे और इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, ग्रैंड एल्डर दारा सिंह, कोई चिंता नहीं। आप इस मामले पर आगे चर्चा कर सकते हैं। हमें भी जल्दी नहीं है। ये सुनकर दारा सिंह खड़ा हुआ और तनवीर से कहा, रुफैंग, पहले मार्शल अंकल अशोका जी को संप्रदाय के चारों ओर घुमाने के लिए ले आओ और उन्हें चारों ओर दिखाओ। ठीक है, मैं समझ गया, तनवीर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर वह एल्डर अशोका जी को सभा कक्ष से बाहर विभिन्न चोटियों को देखने ले गया। एल्डर अशोका जी को जाते देख दारा सिंह अपनी सीट पर लौट आया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, सब लोगों, आपने एल्डर अशोका जी की बात सुन ली है। अगर आपके पास कोई विचार है तो उसे सुन लीजिए। वरिष्ठ भाई दारा सिंह, मेरी राय में हमें मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए सहमत होना चाहिए। हालांकि हमें अपनी रूढ़िवादिता साबित करने के लिए जीतना होगा। जब उन्होंने जयवीर को ये कहते सुना तो वंश मेहता भी बोल पड़े, हाँ, आप इसे आसान बता रहे हैं। प्रतियोगिता जीतना इतना आसान नहीं होगा।
आखिरकार पूर्वी महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से पीछे है। इसके अलावा हमारा संप्रदाय 100 साल पहले लगभग नष्ट हो गया था और अब तक मुश्किल से ही उबर पाया है। हमारे पास जितने प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी गिनती 2 उंगलियों पर की जा सकती है। हालांकि हमने कुछ समय पहले ही कई प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की है, उनमें से अधिकांश ने अभी अभी साधना शुरू की है और प्रतियोगिता के दौरान वे ज़्यादा मददगार नहीं होंगे। हम उनके संप्रदाय की तुलना कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर जयवीर का चेहरा बिगड़ गया। हालांकि वह सचमुच उन बातों का खंडन करना चाहता था पर कर नहीं सका। आखिरकार उनकी यही स्थिति थी। दारा सिंह ने उन्हें बहस करते हुए देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक किसी चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया और वह चौंककर सुप्रिया की ओर मुड़ा। अरे या वाह, मार्शल भतीजी झूगे, आप रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र में कब पहुंची? जब ये शब्द समाप्त हुए तो बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। बहस वहीं रुक गई। एक क्षण की खामोशी के बाद जयवीर ने अंततः चौंकते हुए अपना मुंह खोला, भाड़ में जाओ। वह वास्तव में रहस्यवादी प्रभु के दायरे में घुस गई है। हे भगवान, ये कब हुआ? सुप्रिया युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे और किसी भी प्रतियोगिता में संप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि होते। संप्रदाय की प्रतिष्ठा कायम रह पाएगी या नहीं, यह उस पर, साथ ही तनवीर और निधि पर निर्भर था। उनके हैरान कर देने वाले हाव भाव देखकर सुप्रिया अचंभित रह गई, लेकिन अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक साधारण ग्रामीण महिला के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से वह क्लाउड स्काई पीक की प्रमुख बन गई थी और अब रहस्यवादी प्रभु के क्षेत्र तक भी पहुंच गई थी। ये सब कुछ बहुत अवास्तविक लगा। ये सब उसके शिक्षक की बदौलत संभव हुआ, जिनके बिना वह कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। वह वास्तव में रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। उसने ये कैसे हासिल किया? वह अभी किशोरावस्था में ही है। एक 18 वर्षीय अंतिम चरण रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ। उस समय तो राहुल भी इतना भयानक नहीं था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि क्लाउड स्काई पीक की हवा में कुछ खास बात हो, कि जब लोग 18 साल के हो जाते तो उनकी साधना का स्तर अपने आप बढ़ जाता? इस समय टीचर निशा भी चौंक गई जब उसने सुप्रिया को देखा। ये सचमुच अकल्पनीय है। राहुल और क्या छिपा रही है? टीचर निशा ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ दिन पहले वह राहुल को ढूंढने के लिए क्लाउड स्काई पीक पर गई थी, लेकिन तब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सुप्रिया और खुशी जल में एक फल के पौधे के निकट खेती कर रहे थे और उनकी खेती के स्तर में कोई असामान्य बात नहीं दिखी। क्या कोई सचमुच कुछ ही दिनों में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है? ये तो चमत्कार ही था। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन इस अचानक हुए खुलासे ने दोनों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में उनका नजरिया बदल दिया। उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। हा, अच्छा, बहुत अच्छा। दारा सिंह जोर से हंसा। रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के दिवंगत तलवार दाव में उनकी अद्भुत प्रतिभा के साथ स्वर्ग महाद्वीप का महान वन्य दिव्य संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए युवा पीढ़ी में से किसी को भी उसका मुकाबला करने लायक बनाना असंभव है। जयवीर भी बेतहाशा मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई दारा सिंह, मुझे भी लगता है कि जीत पक्की है। हालांकि अशोका ये अब मिलनसार लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह काफी घमंडी है। अगर उसे पता चलता कि सुप्रिया रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया है तो वह शायद अविश्वसनीय रूप से हैरान हो जाता। ये सुनकर सभी को स्थिति पर थोड़ा सुकून मिला। हालांकि सुप्रिया अवाक रह गए। क्या युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि तनवीर नहीं होना चाहिए? बेशक, ये तो अपेक्षित ही था। हालांकि पूर्वी महाद्वीप के अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में तनवीर को प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन अन्य महाद्वीपों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उनमें कमी थी। वह भी स्वर्गलोक के प्रारंभिक चरण तक ही पहुंचा था। मार्शल अंकल, क्या आप मुझे अन्य महान वन्य दिव्य संप्रदाय के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजना चाहते हैं? लेकिन अब जब मैं क्लाउड स्काई पीक का प्रमुख हूं तो क्या मुझे बाहर भेजना अनुचित नहीं होगा? सुप्रिया ने कमजोरी से पूछा। आखिरकार इतनी भारी जिम्मेदारी न उठाना ही बेहतर था। हाँ, ये सही नहीं है। भले ही आप क्लाउड स्काई पीक के प्रमुख बन गए हैं, फिर भी आप एक शिष्य हैं। दारा सिंह ने उत्तर दिया। इस प्रकार यदि आप अन्य शिष्यों के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा करें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रिया ने उसकी आशा भरी निगाहें देखीं और उसके लिए असहमत होना कठिन हो गया। मार्शल अंकल दारा सिंह पहले से ही बूढ़े थे, लेकिन फिर भी वे पूरे मन से संप्रदाय के विकास पर केंद्रित थे। वे जीवन भर महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के लिए लगन से काम करते रहे थे। हालांकि युवावस्था में वे थोड़े अहंकारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने संप्रदाय की भलाई के लिए अपने गुस्से पर काबू पाया और संप्रदाय का नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार वह उसकी प्रशंसा करती थी। ओह, ठीक है तो। एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद सुप्रिया सहमत हो गया। आओलेई का चेहरा खिल उठा। राहुल ने इस बार एक शक्तिशाली शिष्य को तैयार करके एक और बड़ा योगदान दिया था। अब उन्हें इस प्रतियोगिता में विजयी होने का पूरा विश्वास था। अल्पविराम। दूसरी ओर एल्डर अशोका ही का तनवीर के साथ निर्देशित दौरा क्लाउड स्काई शिखर पर पहुंच गया था। एल्डर अशोका ही, ये स्थान हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय क्लाउड स्काई पीक के शिखरों में से एक है। एल्डर अशोका ही का दिल धड़क उठा जब उन्होंने ये शब्द सुने। हे भगवान, हम यहाँ क्यों पहुंच गए? क्या ये छोटा सा जीव मुझे मारना चाहता है? इस समय एल्डर अशोका ही का दिल बेतहाशा धड़क रहा था।
उसके सामने बादलों के आकाश की ऊंची चोटी एक परीलोक की तरह लग रही थी और एक स्वप्निल एहसास दे रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ की हवा भी अद्भुत लग रही थी। गहरी सांस लेने मात्र से ही सुकून का एहसास होता था। ये वास्तव में किसी मुहरबंद अमर लोक विशेषज्ञ की साधना स्थली होने के योग्य था। उसने कमजोरी से पूछा, क्या यही वह जगह है जहाँ विशेषज्ञ है? तनवीर ने भ्रमित निगाहों से बुजुर्ग की ओर देखा। वह किस विशेषज्ञ की बात कर रहे थे? ओह, मार्शल अंकल राहुल। ऐसा लग रहा था कि मार्शल अंकल राहुल की प्रसिद्धि स्वर्ग महाद्वीप तक भी पहुंच गई थी। वास्तव में यही मार्शल अंकल राहुल रहते हैं। बड़े अशोका जी, चिंता मत करो। मार्शल अंकल राहुल बहुत अच्छे इंसान हैं। चूंकि हम आ गए हैं, हमें उनके पास जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए। बुजुर्ग अशोका जी चुप रहे, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब तक वे चोटी पर उड़ रहे थे, वे तनाव में ही रहे। उसने संप्रदाय के गुरु से सुना था कि पूर्वी महाद्वीप का तलवार अमर ये एक डरावना व्यक्ति है, और अगर तुम उसे सचमुच क्रोधित कर दोगे तो वह तुम्हें अपनी तलवार से काट डालेगा। इसलिए वह खुद को लापरवाह नहीं होने दे सकता था। ये पहली बार था जब उसका सामना इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ से हुआ था। दबाव बहुत ज्यादा था। सच कहूं तो वह यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था। भाड़ में जाओ। वह जानता था कि यह मामला पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। बूढ़े मास्टर सन, आपने मुझे खतरे में डाल दिया है। कुछ देर बाद वे दोनों क्लाउड स्काई पैलेस के सामने पहुंचे, जो बहुत ही विशाल और भव्य लग रहा था। इसके अलावा इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी ऐसी जगह से कहीं ज्यादा सघन थी जहां वे अब तक गए थे, जिसने इस अनुभव के विस्मय और वैभव को और बढ़ा दिया। इस समय एल्डर अशोका जी को लगा कि वह बाग की मांद में कदम रख रहा है। एक भी गलत कदम और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तनवीर चिल्लाया, मार्शल अंकल राहुल, मैं स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय के एल्डर अशोका जी को आपके पास लाने के लिए लाया हूँ। ये सुनकर महल का दरवाजा धीरे से खुला और लाल पोशाक में एक सुंदर महिला बाहर निकली। अशोका जी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। स्वर्ग। दरवाजा खोलने का प्रभारी व्यक्ति एक रहस्यवादी भगवान क्षेत्र विशेषज्ञ है। ये स्पष्ट था कि खुशी अभी अभी दरवाजा खोलने आई थी, लेकिन एल्डर अशोका जी ने उसे नौकर समझ लिया था। अनजाने में ही उस पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया। क्या वह सचमुच उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएगा जो उसे सौंपी गई थी? नहीं, भूल जाओ। क्या वह यहाँ से जिंदा भी निकल सकता है? बुजुर्ग अशोका जी ने गहरी सांस ली। उसने अभी तक राहुल को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, फिर भी वह पहले से ही घबराने की कगार पर था। ये बिल्कुल अनुचित था। इस समय खुशी ने उन्हें शालीनता से अंदर ले जाकर कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। ये सुनकर एल्डर अशोका जी ने साहस जुटाया और स्वयं को शांत रखने के लिए मजबूर किया तथा उसके नेतृत्व का अनुसरण किया। जब वह महल के मुख्य हॉल में पहुंचा तो उसने राहुल को देखा और लगभग हौंफने लगा। हे भगवान, वह तो बहुत छोटा है। वह तो हमारी संतनी जैसा है। हालांकि अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। ऐश्वर्या की तुलना में राहुल के पास संत या साध्वी जैसी कोई विरासत नहीं थी। वह अपनी शक्ति और प्रतिभा पर भरोसा करके सीलबंद अमर क्षेत्र तक चढ़ गया था। ये तथ्य ही चौंकाने वाला था और उन्हें सम्मान का पात्र बनाता था। एल्डर अशोका जी ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग अशोका जी तलवार अमर्य का अभिवादन करते हैं। राहुल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। राहुल के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन इससे एल्डर अशोका जी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। एक क्षण की शांति के बाद राहुल ने पूछा, स्वर्ग महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय, आप किस शिखर से हैं? ये सुनकर एल्डर अशोका जी का दिल कांप उठा और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं भी क्लाउड स्काई चोटी से हूँ। राहुल की आंखें चमक उठीं। ये तो दिलचस्प था। ये व्यक्ति भी क्लाउड स्काई पीक से था। तनवीर भी आश्चर्यचकित हो गया और उसे एहसास हुआ कि चीजें दिलचस्प होने वाली थीं। बादल आकाश शिखर। जैसे ही उसने ये कहा, राहुल तुरंत एल्डर अशोका जी के सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति दूसरे पक्ष के शरीर में डाल दी। एक पल में एल्डर अशोका जी का चेहरा पीला और शक्तिहीन हो गया। उनके पास किसी भी तरह का प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं था। राहुल ने एल्डर अशोका जी के शरीर में एक बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की, फिर उसे वापस ले लिया। फिर वह मुस्कुराया और खुद से बोला, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिक्षक ने कहा कि क्लाउड स्काई तकनीक पूरी नहीं हुई है। एल्डर अशोका जी के शरीर की जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि क्लाउड स्काई तकनीक में कमियां कहाँ थीं। उस समय दोनों संप्रदायों को 2 भागों में विभाजित होना पड़ा था। तैयारी के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण वे साधना तकनीकों को बेतरतीब ढंग से बांट पाए थे। इसके बाद प्रत्येक संप्रदाय ने लगभग संशोधित साधना तकनीकों का आधा हिस्सा अपने साथ ले लिया था। अपने सामने भयानक आकृति को देखते हुए राहुल की आध्यात्मिक शक्ति वापस ले लिए जाने के बाद एल्डर अशोका जी को ठंडा पसीना आ गया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि राहुल उसे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वह बहुत रूखा है। शुक्र है यह एक गलतफहमी निकली। उफ, अभी अभी मैं बड़ी मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पाया। कितना भयानक। राहुल फिर अपनी सीट पर लौट आया और बोला, मैंने पहले ही आपके शरीर की स्थिति की जांच कर ली है।
चूंकि मेघ आकाश तकनीक अधूरी है, इसलिए आपकी साधना प्रगति में बाधा आई है, हालांकि मुझे यकीन है कि आप भी इसके बारे में जानते होंगे। ये सुनकर एल्डर अशोका ही हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल एक छोटे से स्कैन से इतनी सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। हालांकि इससे उन्हें उम्मीद भी जगी। क्या यह मोहरबंद अमरलोक विशेषज्ञ उन्हें कुछ संकेत देने वाला था? वह बहुत लंबे समय से परमलोक में अटका हुआ था। इसके अलावा वह परमलोक के प्रारंभिक चरण से आगे नहीं बढ़ पाया था और अपने साथियों से पीछे छूट गया था। इस कारण वह बहुत चिंतित था। चाहे कुछ भी हो, मेघ आकाश शिखर का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते वह उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहता था और साधना तकनीक को पूर्ण करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया था। दुर्भाग्य से उसके हर प्रयास को असफलता ही हाथ लगी। मुझे आशा है कि तलवार अमर ये मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं, एल्डर अशोका जी ने उत्साह से कहा। एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने गोलमोल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अगर राहुल सचमुच उसे क्लाउड स्काई तकनीक पूरी करने में मदद कर सके तो वह हमेशा के लिए उसका आभारी रहेगा। पूर्वी महाद्वीप के महान वन्य दिव्य संप्रदाय का पता लगाने के अलावा यह उनका दूसरा लक्ष्य था। ये निस्संदेह उनके अंधकार में प्रकाश की एक किरण थी। वह इतना उत्तेजित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बोली, तलवार अमर ये कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। मैं अशोका जी आपकी महान कृपा को अवश्य याद रखूंगी। भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे आग के समुद्र में भी जाना पड़े या तलवारों के जंगल को पार करना पड़े। क्लाउड स्काई तकनीक को पूरा करना अशोका जी की आजीवन इच्छा थी और उनसे पहले जो लोग इस तकनीक को अपना चुके थे उनकी भी यही इच्छा थी। अब जब उसे अंततः आशा की एक किरण दिखाई दी तो वह उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था। अशोका जी के ईमानदार भाव देखकर राहुल मुस्कुराया। यह आदमी काफी ईमानदार था। पहले उठो। राहुल के बोलने के बाद वह वापस बैठ गया और एक पल के लिए विचार करने के बाद उदासीनता से बोला, आपकी क्लाउड स्काई तकनीक और हमारी तकनीक एक ही मूल की है, लेकिन आपकी तकनीक ऊपरी आधी होनी चाहिए। ऊपरी आधे भाग से ही आपको अधिकतम रहस्यवादी प्रभु के क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहे। इससे मैं कह सकता हूं कि आपने या आपसे पहले वालों ने इस अधूरी तकनीक को ठीक करने में बहुत प्रयास किया है। बुजुर्ग अशोका जी ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा, तलवार अमर। ये मैं आपकी अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, एल्डर अशोका जी ने प्रशंसा से कहा। एक पल सोचने के बाद राहुल का चेहरा अभी भी भावहीन था जब उसने कहा, टूटी हुई सड़क पर नया रास्ता बनाना गलत नहीं है। आपने और आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छा किया है। दुर्भाग्यवश जो नया रास्ता बनाया गया था वह पहले ही गलत हो चुका है। शायद आपने भी स्वयं इस बात पर गौर किया होगा, क्योंकि सर्वोच्चता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आगे किसी भी प्रकार के सुधार के कोई संकेत नहीं मिले हैं। एल्डर अशोका जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बंद रास्ते पर आ गया हूँ। अगर मैं इस समस्या का समाधान नहीं करूंगा तो मैं फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कृपया तलवार अमर ये मुझे बताएं कि मुझे इस समस्या को कैसे हल करना चाहिए। यही इस मामले का सार था। क्या राहुल सचमुच अपनी किस्मत बदल सकता है? खैर, अतीत में राहुल में ऐसे मामलों से निपटने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब यह अलग था। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर मैं सचमुच उसकी साधना तकनीक पूरी करने में मदद करूं तो क्या मुझे इस प्रणाली से कोई इनाम मिलेगा? सच कहूं तो अगर सिस्टम रिवॉर्ड न होता तो राहुल को इसकी जरा भी परवाह नहीं होती। आखिरकार न तो वह और न ही उसके शिष्य अब क्लाउड स्काई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि सिस्टम रिवॉर्ड के प्रलोभन का विरोध करना बहुत मुश्किल था। इस समय राहुल पहले ही खड़ा हो चुका था और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ प्रकाश की एक बैंगनी किरण छोड़ी, जिसने धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढक लिया। चूंकि क्लाउड स्काई तकनीक का निचला आधा हिस्सा उनके पास था, इसलिए तकनीक को पूरा करना वाकई संभव था। मुख्य समस्या थी उन्हें सुव्यवस्थित करने की, क्योंकि वर्षों से तकनीक के प्रत्येक आधे हिस्से में अनगिनत संशोधन और सुधार हुए थे। आवश्यक अंतर्दृष्टि के बिना संपर्क बिंदुओं को पहचानना और समझना मुश्किल होगा। इसके अलावा जरा सी भी चूक तकनीक को अपूर्ण बना देगी। इस समय एल्डर अशोकाई उत्सुकता से राहुल को देख रहे थे। तभी राहुल गायब हो गए और एल्डर अशोकाई के सामने प्रकट हुए और हथेली से वार करके उन्हें उड़ा दिया। पुची लाल रक्त की एक धार फूट पड़ी और एल्डर अशोकाई को असहनीय दर्द की लहरें अपने शरीर पर महसूस हुईं। मार्शल अंकल राहुल। तनवीर एकदम दंग रह गया। यह एल्डर अशोकाई कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह स्वर्ग महाद्वीप के महान निर्जन दिव्य संप्रदाय से आया था। यदि इस व्यक्ति के साथ कुछ घटित हो जाता जब वह उनसे मिलने आता तो उनके पास अपने सहयोगी संप्रदाय को अपनी बात समझाने का कोई रास्ता नहीं होता। तनवीर वहीं जड़वत खड़ा रहा। यह अचानक घटनाक्रम क्या था? हालांकि एक बात तो तय थी, अगर राहुल सचमुच एल्डर अशोकाई को मारना चाहता था तो संप्रदाय में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बार तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तनवीर का एकमात्र विचार तुरंत मुख्य शिखर पर लौटना और मदद के लिए पुकारना था। जमीन पर पड़े एल्डर अशोकाई स्तब्ध और भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल ने उन्हें इतनी बुरी तरह घायल क्यों किया था। उन्हें साफ साफ एहसास हो रहा था कि जिस साधना पर उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी वह नष्ट हो गई थी।
ये वह चीज़ थी जिसे इकट्ठा करने में उसने अनगिनत साल लगाए थे, लेकिन आज किसी ने उसे यूं ही नष्ट कर दिया। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह स्वीकार कर सके। ये देखकर कि राहुल पहले से ही उसके करीब आ रहा है, एल्डर अशोका ही निराश हो गया, लेकिन उसने बचने के लिए जी तोड़ कोशिश की। हालांकि एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ के हाथों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक पल में राहुल एक बार फिर एल्डर अशोका ही के सामने प्रकट हुआ और उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। पलक झपकते ही एल्डर अशोका ही के शरीर में भयानक मात्रा में शक्ति संचारित हो गई, जिससे उनके पूरे शरीर से बैंगनी चमक निकलने लगी। अरे या वाह! जब खुशी, जो किनारे पर खड़ी थी, ने ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई, लेकिन तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है और चुपचाप देखती रही। शुरू में जब उसने अपने शिक्षक पर हमला होते देखा था तो वह भी उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वह बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी। जैसे जैसे उस शक्ति का अधिकाधिक भाग एल्डर अशोका ही के शरीर में संचारित होता गया, बैंगनी चमक और अधिक प्रबल होती गई तथा उनका क्षतिग्रस्त शरीर ठीक होने लगा। क्या ये पूर्ण क्लाउड स्काई तकनीक हो सकती है? जब एल्डर अशोका ही को ये पता चला तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में जो अंतर्दृष्टियां उमड़ रही थीं, वे किसी भी अमर स्तरीय साधना तकनीक से कमतर नहीं थीं, बल्कि वे तो उनसे भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रही थीं। हे भगवान! बुजुर्ग अशोका जी ने चौंक कर चीख मारी। ये पौराणिक कथाओं को तोड़ना और फिर से बनाना है। अद्भुत! पूर्ण हो चुकी मेघ आकाश तकनीक का निरीक्षण करने के बाद एल्डर अशोका जी ने प्रशंसा से आह भरी। अगर वह सचमुच इस शक्तिशाली साधना तकनीक में निपुण हो गए तो शायद वे महान निर्जन दिव्य संप्रदाय की महान उजाड़ तकनीक की साधना करने वालों से भी मुकाबला कर पाएंगे। साथ ही उसे आखिरकार समझ आ गया कि राहुल ने उसकी साधना क्यों बाधित की थी। राहुल ने ऐसा उसकी साधना को समाप्त करने और फिर से बनाने में उसकी मदद करने के लिए किया था। जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि राहुल की अंतर्दृष्टि के कारण न केवल बादल आकाश तकनीक पूरी हो गई थी, बल्कि इसमें सुधार भी किया गया था, इस हद तक कि यह एक अमर स्तर की साधना तकनीक बन गई थी। एल्डर अशोका ही के दिल का सारा दुख और आक्रोश गायब हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। इस मामले की वजह से उन्हें स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक सुनहरा मौका मिल गया था। उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद तलवार अमर, ये मैं आपकी दयालुता को जीवन भर याद रखूंगा। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मांग लीजिए। उसके सच्चे शब्द सुनकर राहुल ने हाथ हिलाया और सहजता से कहा, ठीक है ठीक है। ध्यान लगाओ, तुम्हें इस साधना तकनीक को ठीक से समझना होगा। यदि आप इसके रहस्यों में से आधे को भी समझ सकें तो आप प्राचीन क्षेत्र तक भी पहुंच सकते हैं। ये सुनकर एल्डर अशोका ही और भी उत्साहित हो गए। ये कुछ ऐसा था जिसका एल्डर अशोका ही हमेशा से सपना देखता था। पहले उसने सोचा था कि अगर वह सर्वोच्च लोक के शिखर तक साधना कर सके तो वह सुखी होकर मरेगा। जहां तक प्राचीन लोक की बात है तो वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। अप्रत्याशित रूप से राहुल की दयालुता ने उसे एक नया सपना दिया। वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पालती मारकर बैठ गया और गंभीरता से साधना करने लगा। जैसे जैसे उसे मेघ आकाश तकनीक की गहरी समझ होती गई, राहुल के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। उसने न केवल तकनीक की खामियों को दूर किया बल्कि उसमें सुधार भी किया। ये देखकर राहुल मुस्कुराया और कहा, आप कितना सुधार कर सकते हैं यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। साथ ही ऐसा करके उन्होंने अपने शिक्षक रघुवीर की क्लाउड स्काई तकनीक को पूरा करने की लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा करने में मदद की थी। इसी समय सिस्टम अधिसूचना बज उठी। डिंग! चूंकि मेजबान ने एल्डर अशोका ही को क्लाउड स्काई तकनीक पूरी करने में मदद की, मेजबान को एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, जो कि एक और साधना तकनीक पूरी करने के कई अवसर हैं। ओह! राहुल को पहली बार ऐसा इनाम मिला था, इसलिए वह बेहद हैरान था। हालांकि वह बहुत खुश भी था क्योंकि इसे अनजाने में ही उसे बहुत मदद मिली थी। किसने सोचा होगा कि दूसरों को उनकी साधना तकनीक सुधारने में मदद करने पर इतना अजीब इनाम मिलेगा। वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक था, लेकिन वास्तव में उनके पास बहुत सारी अधूरी साधना तकनीकें थीं। उदाहरण के लिए अमर स्तर की शरीर शोधन तकनीक, अग्नि फीनिक्स तकनीक, फ्लोरा तलवार तकनीक और असीम पाम तकनीक। वे सभी अधूरे थे। यहाँ तक कि खुशी जिस स्वर्गीय ज्वाला तकनीक का अभ्यास कर रहा था वह भी अधूरी थी। इसलिए उसके सामने एक दुविधा थी और वह केवल यही आशा कर सकता था कि उसे साधना तकनीक पूरी करने के एक से ज्यादा अवसर मिलें। हालांकि अगर इस बार राहुल भाग्यशाली रहा और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया काफी अधिक रही तो उसे इन साधना तकनीकों को पुनः प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। ये सोचकर राहुल और भी उत्साहित हो गया और चुपचाप सिस्टम नोटिफिकेशन का इंतजार करने लगा। डिंग! बधाई हो, मेजबान को 100 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है और उसे कल्टीवेशन तकनीकें पूरी करने के 3 मौके मिले हैं। भाड़ में जाओ, केवल 3, ये फिर 100 गुना क्यों था? राहुल गुस्से से उबल रहा था और उसे शांत होने में काफी समय लगा। भूल जाओ, आखिरकार वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अब सबसे अच्छा यही होगा कि इन 3 मौकों का पूरा फायदा उठाया जाए। अरे, एक मिनट रुको। उसने अचानक खुशी की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था और एक विचार उसके दिमाग में आया।
यदि उसने खुशी की स्वर्ग जलती लपटों की तकनीक को पूरा करने में मदद की, तो क्या वह सिस्टम से एक और इनाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा? यह एक शॉट के लायक था। हालांकि यदि यह असफल हो जाता, तो वह खेती की तकनीक में सुधार करने का एक बहुमूल्य अवसर बर्बाद कर देता। उन्होंने निर्णय लिया कि अन्य 2 अवसरों का उपयोग उनकी फ्लोरा तलवार तकनीक और अमर स्तर की शरीर शोधन तकनीक पर किया जाएगा, क्योंकि ये तकनीकें सीधे तौर पर उनकी साधना और शक्ति से संबंधित थीं। बाकियों को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि स्वर्ग जलाने वाली लपटों की तकनीक को बेहतर बनाने का ये दांव रंग लाएगा। ये तय हो गया, अब कोशिश तो करनी ही होगी। अपने निर्णय की पुष्टि करने के बाद राहुल ने मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम, मुझे फ्लोरा तलवार तकनीक और अमर ग्रेड शरीर शोधन तकनीक को पूरा करने में मदद करें। डिंग, बधाई हो, मेजबान ने अमर स्तर की फ्लोरा तलवार तकनीक और अमर स्तर की शरीर शोधन तकनीक का पूर्ण संस्करण प्राप्त कर लिया है। वाह, पूरा होने पर दोनों ही प्रामाणिक अमर श्रेणी की तकनीकें बन गईं। राहुल का दिल खुशी से कांप उठा। हाँ, एल्डर अशोका ही, आप सचमुच मेरे लिए भाग्यशाली हैं। अब से अगर भविष्य में कोई भी तुम्हें उकसाने की हिम्मत करे, तो बस मुझे फ़ोन कर देना और मैं उन्हें पीटने में तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि इसी समय एक और सिस्टम अधिसूचना बज उठी। सिस्टम ने पता लगाया है कि एक ऐसी साधना तकनीक है जिसे उन्नत किया जा सकता है। क्या आप इसे तुरंत उन्नत करना चाहते हैं? ओह, अपग्रेड। अनिश्चित लेकिन उत्सुकता से भरे हुए उन्होंने बुदबुदाया, अपग्रेड करें। डिंग, बधाई हो, फ्लोरा तलवार तकनीक को अपग्रेड कर दिया गया है। मेजबान को सर्वोच्च अमर श्रेणी की तकनीक, स्टेलर तलवार तकनीक, मिल गई है। स्वर्ग, राहुल ने ठंडी सांस ली। उसे शांत होने में काफी समय लगा। फिर उसने तारकीय तलवार की तकनीक पर ध्यान दिया, जिसके बाद उसका जबड़ा खुला रह गया। तारकीय तलवार तकनीक में कुल 9 चालें थीं। इससे जो शक्ति निकलती थी वह बिल्कुल अलग स्तर की थी। ये वाकई चौंकाने वाली थी। जब उसने अपनी चेतना के सागर में इस तकनीक का परीक्षण किया, तो उसे एक अजीब सा पौधा दिखाई दिया जिसके 9 पत्ते उगे हुए थे। हर पत्ता राहुल की तलवार की चाल का प्रतीक था। नीचे की पत्तियां फ्लोरा तलवार तकनीक जैसी ही थीं, जबकि ऊपर की पत्तियां अभी भी थोड़ी धुंधली थीं, क्योंकि राहुल को अभी तक इन तलवार चालों को समझना बाकी था। इसलिए वह इन तलवार चालों की गहराई को समझने के बाद ही स्टेलर तलवार तकनीक की पूरी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकता था। हे भगवान, अगर मैं सचमुच तारकीय तलवार तकनीक में निपुण हो जाऊं, तो क्या मैं अपने हाथ के एक सहज प्रहार से आकाशगंगा को नष्ट नहीं कर पाऊंगा? उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भयानक तलवारबाजी इस दुनिया में भी होगी। पल भर इस तकनीक पर विचार करने के बाद राहुल को इसकी कुछ समझ मिल गई थी। उसे महान दाव के बारे में भी कुछ जानकारी मिल गई थी। एक व्यक्ति अंधकार में पैदा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी सब चीज़ों से ऊपर थे। किसी का जीवन और मृत्यु उसके शब्दों से तय हो सकता था। इस संसार में जहां ताकत ही सब कुछ निर्धारित करती है, वहां सम्मान क्या है? यदि कोई महिमा प्राप्त करना चाहता था, तो वह अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए केवल अपने हाथों में तलवार पर ही भरोसा कर सकता था। इस तारकीय तलवार तकनीक की मदद से राहुल इस ब्रह्मांड में अपनी विरासत बनाने में सक्षम होगा। राहुल को अचानक कुछ याद आया। खांसी, मैं लड़ने झगड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। हालांकि बाहर वाले मानते हैं कि मैं बेहद निर्दयी हूँ। मैं हमेशा से दूसरों को समझाने के लिए सद्गुण का प्रयोग करता रहा हूँ। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, राहुल और भी उत्साहित हो गया और उसके दिल में कुछ समझ आया। राहुल अब बेहद खुश था। इतनी शक्तिशाली तलवार की तकनीक की मदद से उसे विश्वास था कि वह सचमुच अजेयता के लिए प्रयास कर पाएगा। अगर वह सचमुच इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता, तो उसकी युद्ध शक्ति में निश्चित रूप से गुणात्मक उछाल आता। वह दुनिया के कानूनों पर निर्भर हुए बिना अपनी शक्ति को सीमित किए सच्चे अमर प्राणियों से भी लड़ पाता। खासकर 9वीं तलवार की चाल। अगर वह सचमुच इसका इस्तेमाल करे तो अंतरिक्ष से तारों को काट डालेगा। ये कितना जबरदस्त होगा। इसी समय एक और सिस्टम अधिसूचना बज उठी। डिंग, बधाई हो, अमर स्तर की शरीर शोधन तकनीक पूरी हो गई है। मेजबान को अमर स्तर का गॉडफियन शास्त्र प्राप्त हो गया है। राहुल खुशी से कांप उठा। आज सचमुच उसका भाग्यशाली दिन था। खुद को शांत करने के बाद राहुल ने अपनी नई तकनीक की जांच की और वह खुशी से उछलने के कगार पर था। गॉडफियन ग्रंथ प्राचीन काल से ही शरीर शोधन की सबसे भयानक तकनीकों में से एक रहा है। अगर कोई इसे पूरी तरह से समझ लेता तो वह लगभग अविनाशी होता, भले ही वह दुनिया के नियमों के अधीन ही क्यों न हो। यहाँ तक कि अगर वह कोशिश भी करे तो भी उसके लिए खुद को मारना लगभग नामुमकिन होता। इन 2 साधना तकनीकों को प्राप्त करने के बाद राहुल का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। जब वह अंततः स्वर्गीय ताओलोक के लिए प्रस्थान करेगा, तो वह वहां के खतरों और शत्रुओं के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उसी लोक में लगभग कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इससे शाश्वत लोक तक उसका मार्ग भी बहुत सुगम हो जाएगा। शिक्षक, राहुल अपनी उत्तेजना में खोया हुआ था, तभी उसने अचानक किसी को पुकारते सुना। होश में आते ही उसे एहसास हुआ कि यह खुशी ही थी। कोई बात है क्या? ओह, दरअसल कुछ नहीं। खुशी ने आह भरी और कहा, गुरुजी, मैंने आपको कितना भी पुकारा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद राहुल ने अपना सिर रगड़ा और कहा, छोटी लड़की, क्या तुम उम्मीद कर रही थी कि मेरे साथ कुछ होगा? मैं निर्दोष हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। खुशी ने अपने बालों के साथ खेलते हुए एक गलत भाव के साथ कहा।
वह वास्तव में अभी अपने शिक्षक के बारे में बहुत चिंतित थी। विषय बदलते हुए उसने चिंता से पूछा, गुरुजी, क्या एल्डर अशोका जी अब ठीक हैं? एल्डर अशोका जी दर्द में लग रहे थे, इसलिए वह थोड़ी चिंतित थीं। अगर क्लाउड स्काई पीक पर रहते हुए उन्हें कुछ हो गया तो दोनों संप्रदायों के बीच के रिश्ते में खटास आ सकती थी। ये सुनकर राहुल ने एल्डर अशोका जी की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया। एक क्षण बाद उन्होंने कहा, चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह भी अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर रहा है। जब वह सफल हो जाएगा तो उसकी साधना में काफी सुधार आएगा। ठीक है, खुशी ने राहत की सांस ली। अब जब उसकी साधना तकनीक से निपटा जा चुका है तो हमें आपकी साधना तकनीक से निपटना होगा। राहुल ने ये कहने के बाद वह बैठ गया और चाय की चुस्की ली। अरे, क्या मेरी साधना तकनीक में कोई समस्या है? खुशी ने जब ये सुना तो वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। गुरुजी, मुझे जल्दी बताइए, मेरी साधना तकनीक में क्या खराबी है? ये स्थिति खराब है। राहुल के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए और उसने चिंतित और गंभीर दिखने का नाटक किया। राहुल की व्यथित अभिव्यक्ति को देखने के बाद खुशी का दिल कांप उठा। वास्तव में क्या हुआ? यदि यह कोई बड़ी बात नहीं थी तो उसकी शिक्षिका इतनी चिंतित क्यों थी? ये सोचकर वह घबराने लगी। राहुल ने जब ये देखा तो मन ही मन मुस्कुराया। मंच तैयार था। फिर उसने उसे बुलाया। राहुल ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और चिंतित होकर कहा, जियुन, मैं हाल ही में तुम्हारी समस्या के बारे में सोच रहा था। उसकी शिक्षिका को इतनी चिंता किस बात से हुई? वह उसकी ओर सोच विचार कर देख रही थी, स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल ने आखिरकार बात की। उस समय हालांकि स्वर्ग जलाने वाली लपटों की तकनीक थी, फिर भी इसमें कई समस्याएं थीं। शायद इससे पहले आपको इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन अब जब आप रहस्यवादी प्रभु लोक में पहुंच गए हैं तो यह आपको पीछे धकेल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में आपके लिए साधना कठिन हो जाएगी। मैं इस बारे में काफी समय से चिंतित हूँ। खुशी भावुक हो गई। पता चला कि उसकी शिक्षिका उसकी साधना और भविष्य को लेकर चिंतित थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। गुरुजी, आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। इसके अलावा मेरे जीवन में कोई बड़े लक्ष्य नहीं है। मैं अमर हूं या न हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी, मैं आपके साथ रहकर संतुष्ट हूं। खुशी ने ये शब्द बड़े ही सच्चे भाव से कहे। राहुल की शिष्या बनने के बाद से उसने बहुत सी नई चीजों का अनुभव किया था और यह भी जाना था कि परिवार का होना कैसा होता है, भले ही वे खून के रिश्तेदार न हों। इसके अलावा राहुल हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। वह बस अपनी बहनों और टीचर के साथ यहीं रहना चाहती थी। ये सादा जीवन उसके लिए काफी था। ये सुनकर राहुल का दिल थोड़ा कांप उठा और उसे ये भी लगा कि इस बार वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। हालांकि उसके अभिनय का ये प्रभाव अभी भी काफी अच्छा था। जियुन, शायद एक बात जिसका मुझे जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होगा वो है तुम तीनों को अपना शिष्य बनाना। जब मैं तुम्हें पहली बार इस संप्रदाय में लाया था तब मैंने कहा था कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। अभी तो तुम्हारी पहली बहन अपने साथियों के बीच मशहूर हो चुकी है। तुम्हारी तीसरी बहन की बात करें तो जब वह जागेगी तो वह भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन आपकी साधना तकनीक की समस्या मुझे चिंतित करती है। मैं नहीं चाहता कि आप उनसे पिछड़ जाएं और आपको अपनी अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर न मिले। ये देखकर मैं कैसे परवाह न करूं। फिर मामले पर आने का समय आ गया। इस समस्या को हल करने के लिए मैंने अनगिनत प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है और अनगिनत बार इसे निखारने में लगभग 1 साल लगाया है। सौभाग्य से साधना तकनीक पर मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया और मैंने आपकी साधना तकनीक को सफलतापूर्वक सुधारा है। ये सुनकर खुशी का शरीर और भी जोर से कांप उठा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसकी शिक्षिका ने उसके लिए वाकई बहुत कुछ किया था। इस समय वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। पता चला कि उसके गुरु अब भी उस पर बहुत स्नेह करते थे और उसकी साधना तकनीक की खामियों को दूर करने के लिए बहुत कुछ कर चुके थे। ऐसे शिक्षक के साथ उसे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं था। वह उसका बदला कैसे चुकाए? राहुल के ये शब्द कहने के बाद खुशी को अब और ज्यादा परवाह नहीं रही और वह राहुल की बाहों में रोती रही। उसके दिल में अपने शिक्षक की उसके प्रति चिंता का एहसास किसी भी चीज से बेहतर था। राहुल ने खुशी का सिर सहलाया और धीरे से कहा, ठीक है, ठीक है। तुम पहले से ही बड़ी हो गई हो, फिर भी ऐसी बातों पर रोती हो। जल्दी करो और खुद को तैयार करो। मैं तुम्हें अभी स्वर्ग जलाने वाली लपटों की पूरी तकनीक सिखाती हूँ। ठीक है। खुशी के शांत होने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से राहुल के सामने बैठ गई और अपनी स्थिति को ठीक किया। उसी समय राहुल ने मन ही मन कहा, सिस्टम, स्वर्ग की ज्वालाओं की तकनीक पूरी करो। डिंग, बधाई हो, स्वर्ग जलाने वाली लपटों की तकनीक सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और अमरता की ओर बढ़ गई है। सूचना, स्वर्ग की जलती हुई लपटें अत्यंत शक्तिशाली हैं और किसी भी चीज और हर चीज को जला सकती हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही बढ़िया है। यह अमर स्तर तक भी आगे बढ़ चुका था। इसके अलावा ये वाकई बहुत शक्तिशाली भी लग रहा था। शायद उसे साधना की तकनीक बदलनी चाहिए। राहुल इससे बहुत संतुष्ट था। अब उसे बस ये देखना था कि क्या उसे इस सिस्टम से कोई इनाम मिलेगा।
अगर वह ऐसा करता तो एक तीर से दो शिकार होते। खुशी की साधना तकनीक की समस्या का समाधान हो जाता और साथ ही उसे साधना तकनीकें पूरी करने के और भी मौके मिलते। यह एक बहुत बड़ी फसल होगी। 860 क्या एल्डर अशोका जी मर चुके हैं? खैर, अब उनकी परिकल्पना का परीक्षण करने का समय आ गया था। कुछ ही क्षणों बाद अमर स्तर की स्वर्ग ज्वाला तकनीक के बारे में अंतर्दृष्टि की एक धारा उसके दिमाग में उमड़ पड़ी और उसने इसका अध्ययन और समझना शुरू कर दिया। राहुल ने उस पर बस एक नज़र ही डाली थी कि उसे ठंडा पसीना आ गया। धत्तेरे की, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग की ज्वालाओं को जलाने की नई तकनीक सचमुच इतने भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। एक सरसरी नज़र डालने से ही उसे एक अद्भुत दबाव का एहसास हुआ। अगर वह सचमुच इस साधना तकनीक में महारत हासिल कर लेती तो अब से उसे भड़काने की हिम्मत कौन कर सकता था। वर्तमान स्थिति के आधार पर एकमात्र साधना तकनीक जो शक्ति के संदर्भ में स्वर्ग जलती हुई ज्वाला तकनीक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी वह तारकीय तलवार तकनीक थी। यदि वह तारकीय तलवार तकनीक के अतिरिक्त इस तकनीक को भी अपना ले तो वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। इसके अलावा जो कोई भी इस तकनीक का अभ्यास करेगा उसे कर्म की शक्ति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग की ज्वालाएं उसे भी जला सकती हैं। हे भगवान, इस बार तो मेरी किस्मत चमक गई, राहुल ने उत्साह से खुद से कहा। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान पुनः केंद्रित किया और तकनीक का गंभीरतापूर्वक अध्ययन और समझ करना शुरू किया। चूंकि खुशी की समझने की क्षमता अपर्याप्त थी, इसलिए उसे पहले सार को समझना पड़ा और फिर उसे सरल बनाना पड़ा, फिर उसे सिखाना पड़ा। सौभाग्य से खुशी पहले से ही तकनीक के दोषपूर्ण संस्करण का अभ्यास कर रही थी, इसलिए उसे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी और बदलाव करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राहुल के माथे पर सुनहरी रोशनी की लहरें चमक उठीं और जब वह इस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था तो तेज हवाओं और बादलों ने शिखर को घेर लिया और आकाश आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। पलक झपकते ही 3 दाव फूल हवा से प्रकट हुए और चौंकाने वाली शक्ति की लहरें छोड़ रहे थे। क्या हो रहा है? तभी सभाकक्ष में बैठे प्रमुखों को इस असामान्य स्थिति का आभास हुआ और वे कमरे से बाहर चले गए। जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। ये घटना क्लाउड स्काई शिखर के ऊपर घटित हो रही थी। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक फिर से सुधर गए हैं? सुप्रिया सोच रहा था कि क्या हुआ। इसी समय तनवीर वहां पहुंची, जो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी और पूरी गति से उड़ रही थी। जयवीर ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह जल्दी में था। इसके अलावा एल्डर अशोका जी भी उसके पास नहीं थे। उसे अचानक बुरा लगा। रूफेंग, क्या हुआ? तुम अकेले क्यों वापस आए? एल्डर अशोका जी कहाँ हैं? अन्य सभी प्रमुख तनवीर की ओर देखने लगे, जिन्होंने सीधे मुद्दे पर आकर सामान्य बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई। मार्शल अंकल, जल्दी करो और क्लाउड स्काई चोटी पर जाओ। मुझे डर है कि मार्शल अंकल राहुल एल्डर अशोका जी को मारना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित और अविश्वास में पड़ गए। राहुल एल्डर अशोका जी को क्यों मारना चाहता था? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या हो सकता है कि एल्डर अशोका जी ने ही राहुल को उकसाया हो? हालांकि ये सवालों का समय नहीं था। दारा सिंह तुरंत क्लाउड स्काई चोटी की ओर चल पड़े और बाकी प्रमुख भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हालांकि जब वे क्लाउड स्काई चोटी के निकट पहुंचे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे चोटी में प्रवेश नहीं कर सकते। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। इसके अलावा उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि क्लाउड स्काई पीक के अंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। अरे नहीं, क्या एल्डर अशोका जी सचमुच मरने वाले हैं? जयवीर बहुत घबराया हुआ था। मौजूदा हालात को देखते हुए अंदर कुछ बहुत ही गंभीर घटना घटी थी। हालांकि एल्डर अशोका जी तो बस एक प्रारंभिक अवस्था के सर्वोच्च लोक साधक थे। राहुल जैसे मुहरबंद अमर लोक साधक के सामने उनकी हालत चींटी से भी कम नहीं थी। राहुल उन्हें अपने हाथ के एक इशारे से आसानी से कुचल सकता था। वहां क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर अशोका जी ने सचमुच जूनियर भाई राहुल को उकसाया हो? दारा सिंह चिंता से भर गया। सभी लोगों में से इस व्यक्ति को राहुल को क्यों उकसाना पड़ा? यदि सबसे बुरी स्थिति सामने आई तो दोनों सहोदर संप्रदाय मित्र के बजाय शत्रु बन जाएंगे। धमाका! जब सब घबरा रहे थे तभी आग का एक विशाल गोला प्रकट हुआ, जिससे क्लाउड स्काई पीक के आसपास का तापमान आसमान छूने लगा। इस शक्ति को महसूस करके सभी बेहद हैरान रह गए। दारा सिंह के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह बोल पड़ा, स्वर्ग में जलती हुई लपटें। ये सुनकर सब दंग रह गए। क्या यही था? वहां मौजूद सभी लोग स्वर्ग की ज्वालाओं के बारे में जानते थे, क्योंकि यह खुशी की साधना तकनीक थी। हालांकि उसने जो ज्वालाएं छोड़ी और अब उनके सामने जो ज्वालाएं थीं, उन्हें एक ही स्तर का नहीं माना जा सकता था। वरिष्ठ भाई दारा सिंह, क्या आपको लगता है कि ये लपटें वास्तव में स्वर्ग की जलती हुई लपटों से हैं? जयवीर ने संदेह से पूछा और अन्य लोगों ने भी उसी समय देखा। दारा सिंह के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। उसे पता था कि वह गलत नहीं था। जब वह एक प्राचीन खंडहर की खोज कर रहा था तो उसे ये लपटें देखने का सौभाग्य मिला था और वह उन्हें कभी नहीं भूलेगा। आखिरकार ये स्वर्ग की जलती हुई लपटें पहले से ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली लपटें मानी जाती थीं। कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। ये निश्चित रूप से स्वर्ग की जलती हुई लपटें हैं, दारा सिंह ने निश्चितता के साथ कहा।